हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम हाउ शुड ए टीचर व्यू डाइवर्सिटी। ऑप्शन ए है कि सीखने में अवरोधक के रूप में, एज अ बैरियर टू लर्निंग गलत हो जाएगा क्योंकि यह कभी भी हमें अवरोधक के रूप में नहीं देखना चाहिए। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए, इग्नोर डाइवर्सिटी, ये भी गलत है क्योंकि हम विविधता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम उनका सम्मान करना चाहिए। कह रहा है कि विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, मिनिमाइज डाइवर्सिटी एंड प्रमोट स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। चौथा कह रहा है कि एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिसमें बहुरूपता को बढ़ावा मिले, एज एन एसेट सिंस इट प्रमोट्स हेटेरोगेनिटी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। कितना अच्छा हमें मिल गया है कि हमें क्या करना चाहिए, इसको देखना चाहिए क्वालिटी यानी कि गुण के रूप में, सेट के रूप में, जिससे क्या मिल सके कि बहुरूपता है उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, ये सबसे अच्छा आंसर और पॉजिटिव में भी है, तुम्हारा सही आंसर यही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में जो शिक्षिकाएं होती हैं उनको विविधता में को एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को क्या मिले, बढ़ावा मिल सके। ठीक है, प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में टीचर है उनको क्या करना चाहिए, जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको एक एस्पेक्ट यानी क्वालिटी के रूप में देखना चाहिए जिससे हम क्या कर सके, बहुरूपता को जिससे बढ़ावा मिल सके। शिक्षिका को बच्चों को शिक्षा के अलावा से शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करके एक शास्त्रीय संसाधन के रूप में बच्चों की सामाजिक, सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि शिक्षा का उपयोग करके विभिन्न शिक्षण शैलियों को समायोजित करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जो टीचर्स है उन्हें सिर्फ एक टीचर है उन्हें सिर्फ शिक्षा ही नहीं प्रदान करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त उन्हें जो शैक्षिक गतिविधियाँ हैं उन्हें में भी संलग्न करवाना चाहिए बच्चों को। शास्त्रीय संसाधन के रूप में बच्चों को सामाजिक है, सांस्कृतिक है और पृष्ठभूमि शिक्षा का भी उपयोग करना चाहिए जिससे उनकी शिक्षण शैलियों को समायोजित किया जा सके और वो अपने हर फील्ड में अच्छा कर सकें। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर यानी लगातार मुश्किल होती है। एक किसके लक्षण हो सकते हैं। कार्तिक का 5th स्टैंडर्ड चाइल्ड हैज persistent difficulty in verbal and non-verbal communication with his friends and teachers. These could be primary characteristics of। कार्तिक क्या है, कक्षा 5 का पढ़ता है, कक्षा 5 का स्टूडेंट है। वो अपने दोस्तों के साथ और अपने शिक्षकों के साथ क्या करता है, संवाद यानी बातचीत करता है, तो उसे मौखिक और गैर मौखिक संवाद करने में क्या होती है, लगातार मुश्किल महसूस होती है, डिफिकल्टी फील होती है। तो वो है कि इसका उदाहरण ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया यानी लेखन वैकल्य। ये नहीं हो सकता क्योंकि जो लेखन वैकल्य यानी डिस्ग्राफिया होता है वो लिखने से संबंधित है, लेकिन उसे लिखने की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसे है समझने की, बोलने की। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरी है डिस्कैलकुलिया गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य होती है मैथमेटिक्स से संबंधित यानी गुणाभाग करने में, तो वो भी नहीं फील कर रहा है, ये भी नहीं हो सकती। तीसरा कह रहा है ऑटिज्म यानी स्वावलीनता और चौथी कह रही है पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया। तो वो कर क्या रहा है, उसे मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में अगर मुश्किल हो रही है तो वो ऑटिज्म यानी स्वावलीनता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया वे होती है जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत नहीं है, ना तो लिखने में दिक्कत है, ना तो गुणाभाग में दिक्कत है। डिस्ग्राफिया डिस्कैलकुलिया डिसलेक्सिया होगा नहीं, उसे क्या करने में, संवाद करने में, उसे सामाजिक संवाद करने में क्या निरंतर महसूस हो रही है, डिफिकल्टीज। तो ये ऑटिज्म के लक्षण होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो कार्तिक है वो कक्षा 5 में पढ़ता है और उसे अपने दोस्तों के साथ, अपने उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ और जो उनके टीचर हैं उनके साथ क्या करने में, मौखिक और गैर मौखिक यानी कि उनके साथ बातचीत करने में या उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी संवाद करने में उन्हें मुश्किल फील हो रही है। तो ये किसके लक्षण है, स्वावलीनता के। इसमें क्या होता है कि बच्चों को बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज में मोल जोल बनाने में परेशानी होती है। इसमें बच्चा बातचीत अच्छे से नहीं कर पाता है, पढ़ लिख भी नहीं पाता है और समाज में क्या नहीं बना सकता है, मेल जोल बनाने में से क्या होती है, डिफिकल्टी फील होती है। तो ये होते हैं स्वावलीनता यानी ऑटिज्म के लक्षण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव accommodation in the classroom environment as per the needs of student with visual challenge। ऑप्शन ए है eliminate unnecessary obstacles from classroom। ऑप्शन बी है use a variety of visual
presentations. Option C है give a handouts having mind maps और option D है provide recorded material to supplement classroom teacher. यानी कि निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो होते हैं उनकी जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन होता है। ऑप्शन ए है कि कक्षा में जो गैर जरूरी बाधाएं हैं उनको हटा देना। दूसरा है विभिन्न प्रकार के जो दृश्य प्रस्तुतिकरण है उन्हें देना। ऑप्शन सी है बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो। और ऑप्शन डी है कि कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। तो इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट और फोर्थ। हमारे पहला बिल्कुल सही है कि कक्षा में क्या करना, जो गैर जरूरी बाधाएं उनको हटा देना। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो क्लासरूम में ज़रूरी नहीं है उन्हें हटा देंगे तो ये क्या करेंगे, ज़रूरतमंद लोगों तो ये क्या करेंगे कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी की ज़रूरतों के अनुसार ये उपयुक्त समायोजन है। इसके अतिरिक्त कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा में जो गैर जरूरी बाधाएं होती हैं, मतलब ऐसी बाधाएं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती है, उनको हटा देना। कहता कक्षा में अधिगम को क्या कर देना, परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। इसी तरह शिक्षण शास्त्रीय प्रावधान क्या होता है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी के जरूरतों के अनुसार समायोजन होता है। दृष्टिबाधित वे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता। ठीक है, उन्हें दृष्टिबाधित कहते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वे उनके पढ़ने में और उनके लिखने में और स्पर्श करने में सहजता से कर सकें। वो अपनी पढ़ाई लिखाई को स्पर्श करके आसानी से कर सकें, इसके लिए हमें ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए। और हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि मनाई जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना, एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इज। ऑप्शन ए है कि अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता, डाइवर्जेंट थिंकिंग द एबिलिटी टू प्रपोज मेनी डिफरेंट आइडियाज और आंसर। ऑप्शन बी है अपसारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, कन्वर्ट थिंकिंग द एबिलिटी टू फोकस ऑन वन आंसर। और यह निष्क्रिय नकल की क्षमता, एबिलिटी ऑफ पैसिव इमिटेशन। और ऑप्शन डी है लंबे गद्यांशों को रटने का कौशल, स्किल टू रोट मेमोराइज लॉन्ग पैसेज। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि रचनात्मकता की एक पहचान क्या होती है, अपसारी सोच यानी कि डाइवर्ट थिंकिंग होती है, जो अलग अलग विचार उत्तर होते हैं उनको प्रोत्साहित करने की क्षमता। ठीक है, उनको प्रस्तावित करने की क्षमता ये अपसारी सोच होती है। ये अपसारी सोच होती है, रचनात्मकता की ये पहचान है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता अपसारी सोच एंड डाइवर्ट थिंकिंग है, जो अलग अलग विचारों या उत्तरों को क्या करती है, प्रस्तावित करने की क्षमता होती है। रचनात्मकता की विशेषताओं में मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, गहन जिज्ञासा जैसी भावना जो होती है वो शामिल होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इफ अ टीचर वांट्स टू असेस क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स शी शुड अवॉइड। ऑप्शन ए है कि परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फोकसिंग ऑन प्रोसेस रेदर देन प्रोडक्ट। अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों की आपस में तुलना करनी चाहिए, कंपेयरिंग द स्टूडेंट विद ईच अदर। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की उनके पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, कंपेयरिंग द स्टूडेंट विद देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस। और चौथा कह रहा है कि स्व आकलन के अवसर प्रदान करने चाहिए, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ असेसमेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, विद्यार्थियों की आपस में क्या करनी चाहिए, तुलना करनी चाहिए। ऐसा है बिल्कुल गलत है। इसने नहीं पूछा था कि शिक्षिका विद्यार्थी की रचनात्मकता का आकलन करना चाहते उसे क्या नहीं करना चाहिए। देख लीजिए कि पहले हमसे पूछा क्या है, पॉजिटिव में पूछा है कि निगेटिव में, हमें पूछा है कि नहीं में। तो उसने नहीं पूछा था तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा कि भी किसी की तुलना विद्यार्थी के आपस में नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना बहुत अच्छा रहता है। विद्यार्थियों की उनके पूर्व निष्पादन से तुलना ये भी सही रहती है। स्व आकलन के अवसर भी उन्हें प्रदान करने चाहिए, लेकिन उनके आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। नहीं पूछा था तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों की आपस में तुलना करने का कार्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आपस में बच्चों की तुलना करेंगे तो कभी अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि
उनकी रचनात्मकता का आकलन शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया में बच्चों की प्रगति की निगरानी करने को संदर्भित करता है तथा प्रत्येक बालक दूसरे बालक से ज्ञानात्मक व भावनात्मक रूप से भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। दो बच्चे जो होते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। उनका ज्ञान अलग अलग होता है, उनकी भावनाएं अलग अलग होती है, उनका परिवेश अलग अलग होता है, उनका ज्ञान, उनकी नॉलेज सब कुछ अलग अलग होती है। इसीलिए कभी दो बच्चों की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये गलत होता है। ठीक है, हर बच्चा अपना आपस में विशिष्ट होता है और उसकी इसी प्रकार से लर्निंग करवानी चाहिए जिससे वो अपने समाज में बेहतर कर सकें। ठीक है, कोई क्रिकेट में अच्छा होगा, कोई पढ़ाई में अच्छा होगा, कोई हिस्ट्री में अच्छा होगा, कोई मैथमेटिक्स में, कोई साइंस में, कोई आर्ट में, तो सब अलग अलग होते हैं। तो उसकी क्या प्रतिभा है उसको बाहर निकालना चाहिए, ना कि उनके आपस में तुलना करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखना यानी कि लर्निंग। ऑप्शन ए कि एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। तो मैंने आपको कितनी बार बताया है, तो जहाँ पर ये निष्क्रिय पूछे, पैसिव पूछे, तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। पैसिव नहीं, बच्चों को क्या करना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए। और लर्निंग सीखना ये तो एक एक्टिव प्रक्रिया होती है ना कि पैसिव, तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स। तीसरा कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र होता है, अकोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पता है कि जो सीखना होता है वो समाज में और संस्कृति में ही जाकर सीखते हैं, इससे हटकर तो हम सीख ही नहीं सकते। और कह रहा है कि उसे स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होता, परतंत्र होता है, मतलब उसके साथ ही बच्चा क्या करता है, सीखता है। चौथा कह रहा है कि केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनर्रूपण की प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ओनली रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो केवल लगा दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा था कि सीखना है क्या, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत कारकों से क्या होता है, प्रभावित होता है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा होता है वो अलग अलग होता है, उसके कुछ व्यक्तिगत कारक भी होते हैं, उनसे जो लर्निंग होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है, एक्टिव नहीं, पैसिव है, स्वतंत्र नहीं है, सामाजिक संस्कृति पर से जुड़ा हुआ है, और केवल जानकारी तो होती नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सीखना यानी कि जो लर्निंग है वो व्यक्तिगत कारणों से कैसी होती है, प्रभावित यानी इफेक्ट होती है। व्यक्तिगत कारण जैसे कि प्रेरणा है, क्षमता है, अभिवृत्ति है, अभिरुचि है, रुचियां हैं, ये ध्यान और उम्र है। ठीक है, ये सब पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन सी? प्रेरणा, क्षमता यानी कैपेसिटी, अभिवृत्ति, अभिरुचि इंटरेस्ट वगैरह उसका, रुचियां, ध्यान, उम्र। ठीक है, व्यक्तिगत कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व के तत्व होते हैं जो सीखने और सोचने के तरीकों को क्या बनाते हैं, सीखने और सोचने के तरीकों को बेहतर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे? स्टूडेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव विल बी इंकरेज्ड टू लर्न एंड हैव अ बेटर परफॉर्मेंस इन क्लास। ऑप्शन ए है कि अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, वन कैन नॉट चेंज वंस इनबॉर्न एबिलिटीज एट ऑल। ऑप्शन बी है मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, इफोर्ट कैन इन्फ्लुएंस वंस लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। ये बहुत ही अच्छा है कि क्या होता है कि प्रभाव लाया जा सकता है किससे, मेहनत से। मेहनत करके बच्चे जो होते हैं वो अगर कुछ बनाव नहीं आता तब भी उन्हें सब कुछ आने लगेगा। जैसे कि मैथ ही ले लीजिए, अगर हमें मैथ बिल्कुल नहीं आती है, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो हमें ज़रूर आने लगेगी। इंग्लिश हमें बोलनी नहीं आती है, लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो हमें आने लगेगी बोलने। ठीक है, तो हम मेहनत के दम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो हम मेहनत के जरिए हासिल नहीं कर सकते। तीसरा कह रहा है कि अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है, गेटिंग गुड मार्क्स इज अ मैटर ऑफ लक। बिल्कुल गलत बात है। हार्ड वर्क से हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ना कि लक से एक बार हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, वह जीवन में हर मुश्किल आपकी थोड़ी ना आसान हो जाएगी। लक वर्क कुछ नहीं होता, बस हार्ड वर्क ही होता है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा उसका फल। ठीक है, देखो चौथा कह रहा है कि जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा, वन हु हैज नॉट सक्सीड प्रीवियसली विल नॉट सक्सीड इन फ्यूचर एज वेल। कितना बकवास ऑप्शन है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कितने ज़्यादा लोगों के एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। इस प्रकार की मान्यता रखने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो कक्षा में किसकी ओर उन्मुख होंगे, सीखने की ओर उन्मुख होंगे। ठीक है, जिन्हें कुछ नहीं आता
होगा वो भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेहनत के दम पर करेंगे, ठीक है, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्वभाव प्रेरित यानी स्वयं जो प्रेरित विद्यार्थी होता है वो शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं और शैक्षणिक व पठ्येतर गतिविधियों में अपनी रुचि से भाग लेते हैं, तो अच्छा प्रदर्शन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो इंटरेस्ट हो आपको उसकी तरफ ही बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? टीचर्स कैन इनकरेज स्टूडेंट्स टू बिकम मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स बाई। ऑप्शन ए है कि उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना, ओपन पैसेंसिक स्कोरिंग हाई मार्क्स। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू विन ऑल कॉम्पिटिटिव। पहला तो बिल्कुल गलत है। क्यों? हाई रैंक्स क्यों हमें भैया प्राप्त करनी, हाई स्कोर क्यों करना है बताइए जरा। अच्छा होगा कि जब हम अपनी जो एबिलिटीज़ है उसको बाहर निकालें, अपनी प्रतिभा के लिए काम करें, अपनी खुद के अटेम्प्ट करें, खुद के प्रयास करें खुद के लिए, ना कि इसके लिए कि हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो ये सब नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा है कि प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करें, नहीं, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को कंपटीशन में भाग लेने के लिए, ना कि जीतने के लिए। ठीक है, जीतने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करना, मेहनत करेंगे तो वो जीत ही जाएंगे। ठीक है, तभी जीतने के लिए नहीं, हमें हासिल क्या करना चाहिए, हमें जीतने के लिए नहीं, उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और अगला ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में आनंद और खुशी की अनुभूति महसूस करवाना, इनकलकेटिंग लव एंड जॉय इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बिल्कुल सही है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हमें क्या करना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया में आनंद और खुशी की अनुभूति महसूस करनी चाहिए। हमें हर काम ऐसा करना चाहिए जिससे हमें करने में फील होता है क्या, खुशी। कई लोगों को डांस करने में, कई लोगों को खाना बनाने में, कई लोगों को बाइक चलाने में, कई लोगों को बाहर जाने में, कई लोगों को अलग अलग जगह से खुशी मिलती है, और कई लोगों को पढ़ने में। तो जहाँ जिसका इंटरेस्ट हो उसी हिसाब से उसे अपना करियर बनाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि आप सफलता से बचने के लिए उनमें डर और तनाव पैदा करें, इनकलकेटिंग फियर एंड स्ट्रेस टू अवॉइड फेलियर। बिल्कुल आप बकवास ऑप्शन है। मैंने आपसे कहा था कि बच्चों के अंदर डर और तनाव कभी पैदा नहीं करना चाहिए, चाहे वो सफल हो चाहे वो असफल हो। तो हमसे सही पूछा था, तो ऑप्शन सी हमारा पॉजिटिव में चला जाएगा, और पॉजिटिव हमसे पूछा था। हमारी व्याख्या कह रही है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए सीखने की प्रक्रिया में आनंद और खुशी की अनुभूति क्या करवानी चाहिए, महसूस करवानी चाहिए। ठीक है, बच्चों को हमेशा हैप्पीनेस फील होनी चाहिए, वो चाहे कुछ भी करें। ठीक है, जिसमें उसे खुशी फील नहीं होती वो उन्हें काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सीखने के दौरान मस्ती करने से खेल खेल में भी छात्रों को जानकारी बेहतर तरीके से याद रखने में मदद मिलती है, क्योंकि यह प्रक्रिया सुखद और यादगार होती है। अगर बच्चों को पढ़ने से ज़्यादा खेलना पसंद है तो बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिसमें खेल खेल में वो अच्छे से चीज़ों को लर्न सकें, जैसे कि ABCD है, छोटा बड़ा है, पहाड़े हैं, गिनती हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज़ के माध्यम से अगर ये सब करवाएंगे बच्चों को तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से इन्हें सीख पाएंगे। ठीक है, तो उन्हें सुखद और महसूस होगा, याद भी इन्हें अच्छे से हो जाएगा। अब तो इतने सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल चल गए हैं, उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे बोरिंग उन्हें फील ना हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल हेल्प स्टूडेंट टू लर्न मीनिंगफुली? ऑप्शन है कि ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना, रिलेटिंग द नॉलेज विद देयर एवरीडे लाइफ। दूसरा कह रहा है कि केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण करना, फोकसिंग ओनली ऑन टीचिंग फॉर स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क्स। कितनी बार आपको बताया कि अच्छे मार्क्स करने के लिए कभी पढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि नॉलेज गेट करने के लिए पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और निजी जीवन से जोड़ना, ये तो अच्छा लग रहा है कि बच्चों के ज्ञान को क्या कर दो, उनके अपने पर्सनल लाइफ से जोड़ दो, जिससे वे ना चाहते हुए भी उससे अच्छे से सीख लें। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे जीवन से जुड़ा होता है उससे हम अच्छे से सीख जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। तीसरा कह रहा है कि बारंबार वेधन और अभ्यास पर बल देना, स्ट्रेसिंग ऑन रिपीटिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस। गलत है, हमें उसकी स्ट्रेसिंग देना नहीं चाहिए, अभ्यास और बल पर ज़्यादा। चौथा कह रहा है कि बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद रखने का प्रयास करना, रिमेंबरिंग लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम। क्यों? बच्चे हो कि कंप्यूटर हो, बच्चों का दिमाग जरूर कंप्यूटर जैसा होता है कि बिल्कुल कंप्यूटर नहीं होता है। कंप्यूटर समझ और फिर बोझ नहीं लादना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ एक बार में कैसे बच्चे याद कर सकता है? तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ज्ञान को क्या करना, बच्चों के निजी जीवन से जोड़ देना कीजिए, जिससे वो अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सके। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि
ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन यानी पर्सनल लाइफ से में जोड़ना चाहिए और उसके द्वारा जोड़कर ही उसे क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए, जिससे बच्चे क्या कर सकें, अच्छे से ज्ञान को प्राप्त कर सकें। क्योंकि बच्चों के जीवन से जो जुड़ा हुआ होता है बच्चे उसे आसानी से सीख लेते हैं, ठीक है, और अर्थपूर्ण भी रहता है, यानी उस जीवन में याद भी उस तरह से रहता है। क्योंकि आपने कितनी बार भी देखा होगा कि रोट मेमोराइजेशन अगर बच्चों को करवाते हैं, रट्टू तोता बनाते हैं, कंठस्थीकरण करवाते हैं, तो बच्चे कभी ना कभी वो भूल ही जाते हैं, लेकिन अगर समझ कर उसे पढ़ाएंगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे। विद्यार्थियों की विविध अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उसकी अवधारणाओं में भी क्या करेगा, समझ विकसित करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है। इन अ सोशियो कंट्रीब्यूट क्लासरूम लर्निंग प्रमोट्स। ऑप्शन ए है अधिसंज्ञानात्मक कौशल मेटाकोग्निटिव एबिलिटीज। ऑप्शन बी है स्वनियमता सेल्फ रेगुलेशन। ऑप्शन सी है विवेचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन डी है समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अगला है कि अर्थहीन बेधनवत दोहराव यानी कि मीनिंगलेस ड्रिल एंड रिहर्सल। इसमें से सही ऑप्शन चुनना है तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये चारों सही हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमता, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान, लेंगे अर्थहीन बेहदन और दोहराव ये नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमता, विवेचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान कौशल को क्या करता है, प्रोत्साहित किया जाता है। अधिसंज्ञानात्मक कौशल एक महत्वपूर्ण सोच को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अधिसंज्ञानात्मक कौशल होता है यानी मेटाकॉग्निटिव स्किल होती है, क्या करती है, एक महत्वपूर्ण सोच को यानी इंपॉर्टेंट थिंकिंग को डेवलप करने के लिए यानी विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। और इसमें बेहतर ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपनी स्वयं की सोच प्रक्रियाओं के बारे में क्या होना चाहिए, जागरूक होना शामिल है। स्वनियमितता शिक्षा में किसी भी सीखने के माहौल को समझने और नियंत्रण करने की क्षमता को क्या करती है, संदर्भित। स्वनियमन क्षमताओं में लक्ष्य निर्धारण, आत्मनिगरानी, आत्मनिर्देश और आत्म सुदृढ़ीकरण भी शामिल होता है। विवेचनात्मक सोच जो होती है वो विद्यार्थियों को मूल और अपरंपरागत विचारों को ग्रहण करने में क्या बनाती है, सक्षम। समस्या समाधान कौशल समस्याओं को पहचानने के लिए उसको हल करने की क्षमता होती है, जिसे जो हम जानते हैं उसे खोजने के लिए जो हम नहीं जानते उसे लेते हैं, तब विकल्प सी ही होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जिसे जानते हैं उसे और जिसे नहीं जानते उसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में संप्रत्याओं के वैकल्पिक संरचनाएं, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ कंसेप्ट अमंग स्टूडेंट। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है, आर इंडिकेटिव ऑफ द नैव थ्योरीज दैट स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट। ऑप्शन बी है सजा द्वारा हतोत्साहित की जानी चाहिए, शुड बी डिस्करेज थ्रू यूज ऑफ पनिशमेंट। गलत है, हमें पहली बार सजा बच्चों को कभी नहीं देनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो हमें उसको समझाना चाहिए ना कि उसे सजा देनी चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होती है, आर मीनिंगलेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्यों मीनिंगलेस होगी। और चौथा कह रहा है कि शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नज़रअंदाज कर देने चाहिए, शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर वाइल टीचिंग। तो ये भी गलत है, नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए, हतोत्साहित करना नहीं चाहिए, अर्थहीन होती नहीं है। सही आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा कि विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है, ठीक है, विद्यार्थियों में संप्रत्याओं के वैकल्पिक संरचनाएं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थी जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें संप्रत्याओं के वैकल्पिक संरचनाएं अध्यार्थियों के द्वारा रचित जो सहज सिद्धांत होती है उसको क्या करती हैं, दर्शाती हैं। यह संरचनाएं अधिगम की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा होती हैं। इसके द्वारा शिक्षक ये पहचानता है कि बच्चे सोचने में कैसे सक्षम हैं, और क्योंकि उनकी सोच योग्य वयस्कों से कैसी होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है, बच्चों की सोच वयस्कों से अलग होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, चिल्ड्रंस लर्न बाय। ऑप्शन ए है प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन। ऑप्शन बी है सुनकर व बोलकर, लिसनिंग एंड टॉकिंग। ऑप्शन सी है चर्चा व मनन करके, डिस्कसिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। और ऑप्शन डी है कि चीज़ें बनाकर व करके, मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ।
बच्चे जो होते हैं वो प्रयोग अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं, सुनकर और बोलकर सीखते हैं, चर्चा और मनन करके यानी कि डिस्कसिंग या रिफ्लेक्टिंग के द्वारा सीखते हैं, चीज़ें बनाकर और करके सीखते हैं, मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स के द्वारा वो क्या करते हैं, सीखते हैं। इसीलिए ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि सीखना यानी कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक व्यापक प्रक्रिया होती है जो कि अभ्यास के द्वारा, अनुभव के परिणाम स्वरूप के द्वारा व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन को संदर्भित करती है। बच्चे जो होते हैं वो प्रयोग और अनुदेशन के द्वारा, सुनकर, बोलकर, चर्चा और मन के द्वारा चीज़ें बनाकर क्या करते हैं, सीखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वे होते हैं जो द मोस्ट मोटिवेटिंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग टास्क फॉर डाइवर्स स्टूडेंट इन अ मिडिल क्लासरूम आर दोज डेट आर। ऑप्शन ए है बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते, नॉट चैलेंजिंग एट ऑल। दूसरा है कि माध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, मॉडरेटली चैलेंजिंग। ऑप्शन सी है बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। और ऑप्शन डी है पुनरावर्ती बहुबाहु होते हैं, रिपीटेटिव एंड बोरिंग। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी मध्यम चुनौती प्रस्तुत करते हैं। एक माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य होते हैं जो बच्चों के लिए कैसी चुनौतियाँ लेकर आते हैं, मध्यम। क्योंकि बिल्कुल चुनौती नहीं होंगी तो उसमें उबाऊ फील करने को मिलेगा, बोरिंग, और उसे मज़ा भी नहीं आएगा, अगर वैसा काम करेगा नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी तो उसमें वो थक जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा कि इस काम को कैसे करो, फिर अपने आप को वो ऐसा समझने लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है और वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। और पुनरावृत्ति और उबाऊ होंगे तो बिल्कुल सही बात है, बोरिंग होती तो वो उसे करना ही नहीं चाहेगा सेम वर्क को। तो हमारे लिए वैसी कार्य अच्छे लगते हैं जो मध्यम चुनौतियाँ लेकर आए। इससे ना हम बोरिंग फील होंगे, ना हमें ऐसा लगेगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना हमें ऐसा लगेगा कि हम सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, मध्यम चुनौतियों वाले होने चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रेरित यानी मोटिवेट करने वाले वे अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य होते हैं जो कैसी चुनौतियाँ लेकर आते हैं, मध्यम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डे से जोड़ा जाना चाहिए। फॉर लर्निंग टू बी मीनिंगफुल इट शुड बी एसोसिएटेड विद। ऑप्शन में है अनुशासन व तनाव, डिसिप्लिन एंड डिस्ट्रेस। ऑप्शन बी है डर और सजा, फियर एंड पनिशमेंट। ऑप्शन सी है आनंद व संतुष्टि, इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। और ऑप्शन डी हमारा है उपलब्धि व प्रतिस्पर्धा, अचीवमेंट एंड कॉम्पिटिशन। तो अनुशासन और तनाव से जोड़ेंगे तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे, इससे तो हमें डर ही लगा रहेगा, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। सजा और फियर और पनिशमेंट ये सब कितनी बकवास ऑप्शन, ये सब निगेटिव में जाएंगे। तो हमें डर और सजा देनी नहीं चाहिए, तनाव वगैरह होना नहीं चाहिए, उपलब्धि और प्रतिस्पर्धा होनी नहीं चाहिए। सबसे अच्छा हम तब सीख पाएंगे जब हम इंजॉयमेंट यानी आनंद के साथ और सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि के साथ सीखेंगे। किसी भी जगह हम अगर लर्निंग करना चाहते हैं तो आनंद और संतुष्टि सबसे अच्छा है। ठीक है, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे किसके साथ जोड़ना चाहिए, उसके स्वयं के आनंद और संतुष्टि के साथ उसे जोड़ना चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम यानी लर्निंग को अगर मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो उसे हम आनंद और संतुष्टि के साथ जोड़ेंगे। अर्थपूर्ण अधिगम तभी हो सकती है जब अधिगमकर्ता नए ज्ञान को उस प्रासंगिक अवधारणा से जोड़ते सुविचारित प्रयास करता है जिसे वो पहले से जानते हैं। यानी कि हम किसी भी चीज़ को पहले से जानते हैं, अगर उसके साथ हमारी आगे वाली नॉलेज भी जुड़ जाएगी तो हम इसे अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, इसे प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रदर्शन के लक्ष्यों के बजाय अधिगम के लक्ष्य को है उसको निर्धारित करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित। अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन कह रहा है कि टीचर गिव्स अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क एंड इनकरेज चिल्ड्रन टू वर्क कोलैबोरेटिवली। रीजन कह रहा है कि चिल्ड्रन लर्न अ लॉट थ्रू डिस्कशन विद पीयर्स। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है और बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल सही है पहला। तर कह रहा है कि बच्चे अपने सहकर्मियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे जो होते हैं अपने सहकर्मियों से अगर चर्चा करते हैं वो अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। और जो टीचर होती है अगर वो परियोजना कार्य देती है तो बच्चे कैसे सीखते हैं, सहयोगात्मक रूप से और प्रोत्साहित होकर सीखते हैं। तो हमें सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बोय, यानी दोनों सही है, सही व्याख्या कह रहा है। तो हमें लगता है ये वाला ही सही है क्योंकि बिल्कुल सही था, बाकी सही नहीं होंगे एक भी।
पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है और बच्चों को कैसे सहयोगात्मक रूप से वर्क को करने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित। क्योंकि बच्चे कैसे सीखते हैं, अपने सहकक्षियों से चर्चा करके सीखते हैं। इस तरह से कथन और कर्त दोनों सही है। समूह गतिविधियां छात्रों को समस्या से गहरे अर्थ खोजने, सोचने के कौशल में सुधार करने में सक्षम बनाती है, इसलिए उपयुक्त बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं उनको दिखाया गया है। यह दर्शाते हैं कि ऑप्शन ए है कि सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे। पीपल ऑफ सहारा हैड बीन हाईली इमेजिनेटिव। ऑप्शन बी है कि सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे। पीपल ऑफ सहारा हैड ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑप्शन सी कह रहा है कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। क्लाइमेट चेंज ऑकर्ड इन द सहारा एरिया। चौथा कह रहा है कि विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे। फॉरेनर्स वर स्टेइंग इन सहारा। सी आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। ठीक है, ये हमें दर्शाता है कि सहारा मरुस्थल की गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जो जानवर थे उनको दिखाया गया है, जो ये दर्शाता है कि सहारा क्षेत्र में जलवायु जो परिवर्तन है वो हुआ था। हजारों साल पहले सहारा रेगिस्तान बहुत सारे पानी के स्रोतों, वनस्पति और वन्य जीव के साथ आज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। चार्ट में एनएडी की गुफाओं से गुफा चित्र और पेट्रोग्लिफ अतीत में सहारा रेगिस्तान कैसा था, इस बारे में और जानने के लिए ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन कह रहा है कि शॉर्ट स्टैंड ट्रीज एंड ग्रासेस फ्रॉम द ग्रासलैंड्स, यानी कि छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। रीजन कह रहा है कि आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर regulates the size of trees and their density, which correct option चूज करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि both A and R are true, R and is the correct explanation of A, कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और जो आर्द्रता होती है उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन जो होते हैं वो प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे जो आर्द्रता होती है वो कम होती चली जाती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता भी होती है वो कम होती चली जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास जो है वो उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का क्या किया जाता है, निर्माण। इस तरह से और दोनों सही है और आर से व्याख्या करता है ई की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट विंड। ऑप्शन ए है कि पूर्वी पवने मानसूनी पवने, ईस्टर्न एंड मानसून विंड्स। ऑप्शन बी है लू और मानसूनी पवने, लू एंड मानसून विंड्स। ऑप्शन सी है समुद्र समीर और पश्चिमी पवने, सी ब्रीज एंड वेस्टर्लीज। और ऑप्शन डी है व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज यानी व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने जो होती हैं वो कैसी पवनी होती हैं, परमानेंट विंड्स यानी स्थायी पवने होती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने कैसी होती हैं, स्थायी पवने होती हैं। और स्थायी पवने कैसे चलती हैं, पूरे वर्ष भर यानी पूरे साल चलती हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी पवने परमानेंट विंड्स कहते हैं। स्थायी पवनों के प्रकार होते हैं व्यापारिक पवने, पूर्वी हवाएं और पश्चिमी पवने कितनी होती है, ईस्टर्न पवन्स, वेस्टर्न पवन्स एंड पूर्वी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि पवनों के बारे में दिए गए निम्न दो कथनों ए और बी पर ध्यान दें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट द विंड्स। ऑप्शन ए है कि पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। द विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऑप्शन बी कह रहा है कि पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। तो हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए कि ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कि दोनों ए और बी सही हैं, किंतु जो बी है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है
ए सही है किंतु बी गलत है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि ये गलत है किंतु बी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कि दोनों ए और बी सही है किंतु जो बी है वो एक की सही व्याख्या नहीं है। यानी कि जो पवनें होती हैं वो उच्च दाब से कैसी बहती है, निम्न दाब की ओर, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, याद रखना शेल की तरफ, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित होता है। ये दोनों बिल्कुल सही बात है, लेकिन व्याख्या सही से ये नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा जो होती है वो उच्च दाब से निम्न वायुदेव की जाती है, जबकि पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में क्या होता है, प्रभावित। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण। इस तरह से दोनों सही है किंतु सही कारण नहीं है। ठीक है, हमारी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़े। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। पहला है कि विभिन्न जलवायु दिशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफी भिन्नता पाई जाती है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशंस इंडिया हैज ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ऑप्शन बी कह रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पतियां केवल वहां पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती हैं। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रेनफॉल इन दैट एरिया। सही विकल्प का चूज करना है। ऑप्शन ए है ये सही है, ऑप्शन बी है बी सही है, ऑप्शन सी कह रहा है कि और बी दोनों सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि ना तो ये सही है और ना ही बी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए की ओनली ए सही है, यानी केवल इसमें से ए वाला सही है कि मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनमें क्या पाई जाती है, काफी भिन्नता पाई जाती है। किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पतियां वहां पर होने वाली वर्षा और जो तापमान होती है उस पर निर्भर करती हैं, और यहाँ मिट्टी की मोटाई और ढलान जैसे कारक भी निर्भर करते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क से संबंध। प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। प्रिंस चार्ल्स माउंटेन विच इज एसोसिएटेड विद आयरन और इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका में, ऑप्शन सी है नॉर्थ अमेरिका में, और ऑप्शन डी है साउथ अमेरिका में। ऑप्शन बी अंटार्कटिका में। जो लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत है ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों के कारक किसी भी दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। ऑप्शन ए है टाइम यानी कि समय, ऑप्शन बी है टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी है नीड यानी कि जरूरत, ऑप्शन ए है कि और बी यानी केवल एक और बी सही है, ऑप्शन बी है बी एंड सी ओनली केवल बी और सी सही है, ऑप्शन सी है ए एंड सी ओनली केवल ए और सी सही है, ऑप्शन डी है ए बी और सी यानी कि ए बी तीनों सही हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी की ए बी एंड सी यानी कि ए बी सी तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि समय और प्रौद्योगिकी यानी कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो किसी भी पदार्थ को क्या कर चेंज कर देते हैं, संसाधन यानी कि रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं। दोनों लोगों की ज़रूरतों से संबंधित है। कोई भी वस्तु जिसकी हमारे लिए कुछ उपयोगिता होती है क्या कहलाती है, संसाधन है कि रिसोर्स कहलाती है। संसाधनों को आमतौर पर हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, और मानव संसाधन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन ए है कि मलेशिया में रबर इन मलेशिया, ऑप्शन बी है ब्राजील में कॉफी इन ब्राजील, ऑप्शन सी है भारत में चाय टी इन इंडिया, ऑप्शन डी है कनाडा में मक्का मेज इन कनाडा। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी एंड सी, यानी कि ए बी और सी सही हैं। ठीक है, मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी और भारत में चाय ये जो होते हैं ये रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं कि मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी के बागान होते हैं इन्हें फजेंडा कहते हैं, और भारत में जो चाय होती है ये रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है
कि रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार होता है। तो पूछ लेता है कि रोपड़ कृषि किस कृषि का एक प्रकार है, तो वो है वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल कृषि का, यानी कि इसे पैसा जो होता है वो मिलता है इसको बेचने पर। जहाँ चाय, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। मतलब जहाँ पे हम चाय का, काजू की, रबड़ की और जो केला और कपास होती है उसकी एकल फसल उगाते हैं। इसमें बृहद पैमाने पर यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर यानी बहुत बड़ी संख्या में श्रम और पूंजी की क्या होती है, नीड यानी कि आवश्यकता होती है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी और भारत और श्रीलंका में चाय जो होते हैं वो इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर की खोज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कन्वर्टेड टू विच रिलीजन इन सर्च ऑफ इक्वालिटी। ऑप्शन ए है जैन धर्म जैनिज्म, ऑप्शन बी है ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म बुद्धिज्म, ऑप्शन डी है इस्लाम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। समानता की खोज में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने आर्टिकल 32 को आत्मा कहा है। हमारी व्याख्या कह रही है कि समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ये महर जात से संबंधित थे। इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का अनुसरण कर लिया था और बुद्ध आदर्शों के पालन करने की क्या ली थी, शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। ऑप्शन ए है कि एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। अ विलेज हैज मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज हु प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। ऑप्शन बी है कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमिक तरीके से देखा जाता है। अ विलेज हैज पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट हु आर सीन हाई क्रेटिकल मैनर, यानी कि कोई ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, तो उनको उसी क्रम में अलग अलग तरह से देखा जाता है। अगला कह रहा है कि एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है। अ विलेज हैज़ अ पब्लिक प्लेस वेयर डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। और चौथा कह रहा है कि एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और वे सब अक्सर सामान्य वार्तालाप करते हैं। अ विलेज हैज़ मैनी पीपल हु स्पीक हिंदी एंड सम आल्सो इंग्लिश एंड दे ऑफन एंगेज इन कॉमन कन्वर्सेशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमिक तरीके से देखा जाता है। तो उनमें से विविधता का वैध उदाहरण नहीं है। इसलिए हमसे पूछा भी यही था कि विविधता का कौन सा वैध उदाहरण जो है वो नहीं है। बल्कि ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि एक गांव में जो अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं वो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। मतलब जिसका जो धर्म है वो उसी धर्म का पालन करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब ये है कि जो लोग होते हैं वो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, एक धर्म में बंधे नहीं है। तो ये तो क्या करता है कि विविधता का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ विविधता देखने को मिलती है, लेकिन जाति के लोग हैं जो एक ही क्रम से देखे गए हैं, तो ये कोई विविधता का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तीसरा कह रहा था कि एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। ये भी हमारे विविधता को देखा गया है। इसमें क्यों? क्योंकि कोई होली मनाता है, कोई दिवाली, कोई ईद, कोई लोहड़ी, तो अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ में विविधता देखी जाती है। और चौथा कह रहा है कि एक गांव में कई लोग क्या बोलते हैं, हिंदी, और कुछ लोग बोलते हैं अंग्रेजी, तो वो भी क्या करते हैं, सामान्य वार्तालाप करते हैं, तो वो भी विविधता देखी गई है। ठीक है, विविध लोग हैं। तो नो नहीं पूछा था तो ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा। मेरी व्याख्या कह रही है कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग होते हैं जिन्हें पदानुक्रमिक तरीके से देखा जाता है और विविधता का ये वैध उदाहरण नहीं होता है। गरीबी, अमीरी, जाति व्यवस्था ये विविधता का उदाहरण ना होकर किसके होते हैं, असमानता के। जबकि दिए गए अन्य विकल्प धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक विविधता के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है। व्हाट इज द मोर पॉपुलर नेम फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है विधानसभा। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन
सी राज्यसभा। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम है वो है राज्यसभा। हमारी व्याख्या कह रही है कि भारत की संसद में राष्ट्रपति के साथ जो होते हैं वो दो अन्य सदन भी होते हैं जिन्हें हम लोकसभा कहते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स में विभाजित है। तो भारत की संसद में राष्ट्रपति के कितने और लोग होते हैं? 2 लोग। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को काउंसिल ऑफ पीपल कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है कि संसद में प्रश्नकाल डे सुनिश्चित करता है। द क्वेश्चन हावर इन द पार्लियामेंट इंश्योर डेज। ऑप्शन ए है कि कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही, एक्टिव अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स लेजिस्लेचर। ऑप्शन बी है कि न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम लेजिस्लेचर। ऑप्शन सी है विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर जुडिशरी। और ऑप्शन डी है न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग, जुडिशली कोऑपरेशन विद द लेजिस्लेचर। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि संसद में जो प्रश्नकाल होता है वो कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही जो होता है वो सुनिश्चित करता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि संसद में प्रश्नकाल कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा जो होता है वो किसके लिए होता है? प्रश्नकाल के लिए। ठीक है, लोकसभा का जो फर्स्ट आवर होता है वो किसके लिए होता है? प्रश्नकाल के होता है। ठीक है, और इसे हम प्रश्न आवर यानी प्रश्नकाल भी कहते हैं। इसमें प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं: तारांकित, अंतरांकित, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। तो आपसे पूछ लेगा कि प्रश्नकाल कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही होता है कि नहीं? तो कहना होता है। इसकी लोकसभा की बैठक का पहला घंटा किसके लिए होता है? प्रश्नों के लिए। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? तारांकित, अंतरांकित, अल्प सूचना और गैर सरकारी पूछे गए प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक बाजार का प्रकार नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केट? ऑप्शन ए है साप्ताहिक बाजार यानी कि वीकली मार्केट। ये तो होता है, आपने देखा भी होगा कि आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ एक वीकली मार्केट जरूर लगता होगा। आप कहते हैं क्या संडे वहाँ मार्केट लगी है तो आप वहाँ जाते होंगे, या फिर मंडे को लगता होगा, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, जो भी मतलब होगा। तो सप्ताह में एक बार जब बाजार लगता होगा 7 दिनों में एक बार, तो उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं। ये तो होता है, बाजार का प्रकार होता है, देखा भी जाता है। दूसरा होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये भी बाजार का प्रकार होता है, आप शॉपिंग में जाकर कई सारे चीजें खरीद सकती हैं। तीसरा होता है दादन व्यवस्था यानी कि पुटिंग आउट सिस्टम। और चौथा होता है मॉल। तो मॉल भी होता है एक बाजार का प्रकार, लेकिन ये जो दादन व्यवस्था होता है ये नहीं होता है, आपने नहीं सुना होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि दादन व्यवस्था बाजार का एक प्रकार नहीं है, ये घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं को खरीदने के लिए और बेचने की एक पुरानी प्रथा थी। ठीक है, दादन व्यवस्था क्या थी? ये घरेलू स्तर पर कोई भी चीज़ें होती थी वो खरीदी जाती थी या फिर बेची जाती थी, उनकी ये बहुत ही पुरानी प्रथा थी दादन व्यवस्था। ठीक है, बाजार का कोई प्रकार नहीं है। इसमें क्या किया जाता था कि जो व्यापारी होता था वो कच्चे माल की जो आपूर्ति था वो करता था। बाजार से प्राय होता है कि किसी क्षेत्र में उस व्यवस्था से जिसके द्वारा वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए क्रेता अथवा विक्रेता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं। साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बाजार के प्रकार होते हैं। मतलब एक इंसान को अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए कहीं जाता है और दूसरा व्यक्ति अपनी जो सामान है उसको बेचने के लिए कहीं पर जाता है, दोनों ही जगह इकट्ठा होते हैं। क्रेता जो होता है वो अपना सामान बेचता है, विक्रेता उसे खरीदता है, और यहाँ पैसों का होता है वो लेन देन या फिर चीज़ों का लेन देन किया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? बाजार। और ये साप्ताहिक बाजार होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, मॉल बाजार। लेकिन दादन व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि दादन व्यवस्था एक पुरानी प्रथा थी वस्तुओं को खरीदने और बेचने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था के एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज फॉर अ वीवर इन द पुटिंग आउट सिस्टम ऑफ मेकिंग अ लिविंग? ऑप्शन ए है कि बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है। वीवर जी सप्लाइड द न्यू मटेरियल बाय द मर्चेंट।
ऑप्शन बी है कि बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ता है। वीवर हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लॉथ्स टू मार्केट। ऑप्शन सी है कि बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है। वीवर हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइसिंग ऑफ क्लॉथ्स इन मार्केट एंड द मर्चेंट वॉक्स अवे विद द प्रॉफिट। ऑप्शन डी है कि बुनकर को सूत काट कर कपड़ा बुनने का काम घर से करना होता है। वीवर हैज टू वर्क फ्रॉम हिज हर होम इन वीविंग द yarn into क्लॉथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर को कोई नियंत्रण नहीं होता है और सारा मुनाफा किसको होता है, व्यापारी का हो जाता है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जीविकोपार्जन यानी जीवन को जीने के लिए अपनाई गई जो दादन व्यवस्था थी उसका एक बुनकर का बाजार में कपड़े के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता था और सारा मुनाफा किसका होता था, व्यापारी का। इस व्यवस्था में बुनकर के पास यानी जो बुनकर था उसके पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वे किस कीमत पर बेचा जाएगा। यानी कि दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो बुनकर था उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। वो ये नहीं जानता था कि उसका कपड़ा किस लिए बनाया जा रहा है और वो किस कीमत पर बेचा जाएगा। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में होता था और व्यापारी जो था वो अपनी मनचाही कीमत पर इसे लेता था, यानी कि व्यापारियों का इस पर एक अधिकार था। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग से व्यवस्था जो थी प्रचलित थी, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोजा पार्क्स के बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? रोजा पार्क रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट टू अ व्हाइट मैन इन अ बस। दिस वाज अ कमेंसमेंट ऑफ विच ग्रेट मूवमेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री। हुआ क्या था कि रोजा पार्क्स में एक बस थी, उसमें जो श्वेत यानी सफेद व्यक्ति यानी कि जो इंग्लिश थे, इंग्लिश में हम कह सकते हैं श्वेत पुरुष का, उसे अपनी सीट देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया था। तो ये इतिहास में कौन से आंदोलन की तरफ शुरुआत थी? ऑप्शन ए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन बी था कि दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद विरोधी आंदोलन, एंटी ऑपरेटेड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। ऑप्शन सी है फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ इन फ्रांस। और ऑप्शन डी था इंग्लैंड का महिला मताधिकार आंदोलन, वुमेन्स सफरेज मूवमेंट इन इंग्लैंड। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी कार्यकर्ता थी जिन्हें अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन की जननी के रूप में जाना जाता था। रोजा पार्क्स कौन थी? एक अफ्रीकी अमेरिकी कार्यकर्ता थी, ठीक है, और जो कि नागरिक अधिकार आंदोलन की जननी यानी कि माता के रूप में जानी जाती हैं। 1955 में अलबामा प्रांत में रोजा पार्क्स ने एक बस में एक श्वेत पुरुष के अपनी सीट देने से क्या कर दिया था, इनकार। रोजा पार्क्स के नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन का असर सिविल राइट के रूप में सामने आया था। उसे अमेरिका कांग्रेस ने 1964 में लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर आंगनवाड़ी यानी आंगनवाड़ी क्या है? ऑप्शन ए है कि महिला संरक्षण गृह है, वुमेन प्रोटेक्शन होम्स है। ऑप्शन बी है बाल गृह है, चाइल्ड शेयर सेंटर्स है। ऑप्शन सी है मिड डे मील केंद्र है, मिड डे मील सेंटर्स है। और ऑप्शन डी है वृद्धाश्रम यानी ओल्ड एज होम्स हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गृह यानी कि चाइल्ड केयर सेंटर जो है वो आंगनवाड़ी है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आंगनवाड़ी जो होता है वो एक बाल गृह होता है। आंगनवाड़ी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है। आंगनवाड़ी किसके द्वारा? केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है और ये बाल गृह होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो बच्चे होते हैं और उनकी माताएं होती हैं उनका ध्यान रखा जाता है। जिसमें मतलब कोई बच्चा होने वाला होता है तो उन्हें पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है, दलिया वगैरह दी जाती है, घी दिया जाता है, दूध दिया जाता है, जिससे वो स्वस्थ रह सके और अच्छा बच्चा यानी कि स्वस्थ बच्चा जो होते हैं पैदा हो सके। और उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का भी अच्छे से प्रबंध किया जाता है, मतलब उन्हें किताबें दी जाती हैं। ठीक है, जो भारत में ग्रामीण बच्चों और मातृ देखभाल के रूप में कार्य करती है, क्या करती है? गांव के बच्चे होती हैं, उनकी माता होती है, उनकी देखभाल के केंद्र के रूप में कार्य करती हैं। एक कार्यक्रम के तौर पर इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1975 में, और बाल कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए की गई थी। बच्चों को काफी बाल कुपोषण की समस्या आई थी, इससे निपटने के लिए इसकी शुरुआत आंगनबाड़ी के रूप में की गई थी। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है उसका ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? द राइट टू मूव
Rights in case a citizen's fundamental rights are violated has been established by which of the following? ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन सी है जीवन का अधिकार यानी राइट टू लाइफ, और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू पर्सनल लाइबिलिटीज। तो बताइए इसमें से कौन सा न्यायालय में जाने का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे आर्टिकल 32 में है और न्यायालय में जाने का जो अधिकार है वो सुनिश्चित करता है, और उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या माना था? संविधान की आत्मा। शोषण का विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24 में है, जीवन जीने का अधिकार 21 में है। ये कह रही है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, ये किसी न्यायालय के जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने के अधिकार को क्या करता है? सुनिश्चित। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकार को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, और पीछे पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस जाति से संबंधित थे? तो महार जाति से। और किस धर्म को अपना लिया था? तो लास्ट में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और पहचानना है कि कहाँ सत्ता और शांति का दुरुपयोग हो रहा है। यानी कि 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, इसमें एक ऑप्शन में सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा होगा, तो आपको यही बताना है कि किस में हो रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड पावर। ऑप्शन ए है कि मंत्री के द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना, मिनिस्ट्री रिफ्यूजेस टू सैंक्शन अ प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीजन। ऑप्शन बी कह रहा है कि उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना, अ सीनियर ऑफिसर कॉलिंग द पुलिस स्टेशन टू आस्क देम नॉट टू रजिस्टर अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ रिलेटिव। ऑप्शन सी है कि कक्षा के मॉनिटर के द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना, कॉजिंग अ पुअर स्टूडेंट इन अ क्लास बाय द टीचर मॉनिटर। तो हमें सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है केवल बी सही है, ऑप्शन बी है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी है बी और सी दोनों सही है, और ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों सही है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कि दोनों बी और सी सही है। ठीक है, कि अच्छा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि उच्च अधिकारी के द्वारा जो पुलिस स्टेशन है उसमें फोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत को दर्ज करने के लिए कहना, और कक्षा के मॉनिटरिंग के द्वारा गरीब छात्र होता है उस पर झूठा आरोप लगाना, ये सत्ता और शांति के क्या होते हैं? दुरुपयोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जुडिशरी इन इंडिया। ऑप्शन ए है कि न्यायपालिका के विभिन्न स्तर पदानुक्रमिक व्यवस्था में नहीं है, देयर इज नॉट हायरार्की बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द जुडिशरी। ऑप्शन बी कह रहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जस्टिस। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का होता है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जगह, क्योंकि हाई कोर्ट तो हर राज्य में होती है, तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जाती है, एंड अपील कैन बी मेड इन हाई कोर्ट अगेंस्ट अ जजमेंट पास्ड बाय द सुप्रीम। तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ जो है उच्च न्यायालय में मांग की जाए, बल्कि इसका तो उल्टा होता है ना कि हाई कोर्ट के खिलाफ कोई हाई कोर्ट में अगर नहीं सही से होता है तो वो कहाँ चला जाता है, जजमेंट नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसे हमने सही पूछा है, तो ऑप्शन डी कह रहा है कि न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट आर कनेक्टेड विद ईच अदर टॉट एंड अपीलेट सिस्टम। तो ये बिल्कुल सही बात है, और यही हमसे पूछा था कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि न्यायपालिका के जितने भी स्तर होते हैं वे एक दूसरे से कैसे होते हैं? कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, और उससे छोटा हाई कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद छोटे होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला गलत ले लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होता है वो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑप्शन डी सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भारत में न्यायपालिका कितने स्तर पाए जाते हैं? 3 स्तर। भारत में न्यायपालिका कितने स्तर पाते हैं? जुडिशरी सिस्टम के 3 स्तर पे, यानी 3 लेवल्स पाते हैं, जिनमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। ये एक दूसरे से कैसे अपील व्यवस्था के द्वारा होते हैं? कनेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च अपीली न्यायालय है, और अन्य ये विकल्प जैसे होते हैं गलत। सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट, उससे छोटा होता है हाई कोर्ट, और उससे छोटा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हकीम शेख ए पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायपालिका में याचिका दायर की थी। हकीम शेख एंड पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति हैड फिल्ड अ petition in the court to ensure which of the following। ऑप्शन ए है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल एंड हेल्थ केयर। ऑप्शन बी है न्यूनतम आय, मिनिमम वेज। और ऑप्शन डी है आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर। ऑप्शन डी है भूमि अधिकार, लैंड राइट्स। तो जो हकीम शेख और पश्चिम बंग के उन्होंने खेत मजदूर समिति से चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं यानी मेडिकल एंड हेल्थ केयर जो थी उसको मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में क्या दायर की थी, याचिका को दायर किया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि हकीम शेख और पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में क्या की, याचिका को दायर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके डेस का कारण बनती हैं। स्टीरियोटाइपिंग अ कम्युनिटी ऑफन रिजल्ट इन इट्स डेस। ऑप्शन ए है विकास, डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। ऑप्शन सी है हत्याकरण, नालाइजेशन। और ऑप्शन डी है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, हत्याकरण यानी कि मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, किसी समुदाय के बारे में जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं वो अक्सर उसके जो हत्याकरण का कारण होती हैं वो बनती हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है किसी समुदाय के रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके हत्याकरण का कारण बनती हैं। किसी समूह के जितने भी मेंबर होते हैं वो उसके बारे में विश्वासों का ऐसा संग्रह जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है रूढ़िबद्ध कहलाती हैं। मतलब लोगों का जो एक ग्रुप होता है उसमें ऐसे विश्वास बनाए जाते हैं जिसमें किसकी विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है, मतलब बिना सोचे समझे ऐसे ही बना दिए जाते हैं और वो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे होते हैं। उन्हें तोड़ना ही होता है रूढ़िबद्ध की धारणा को हटाना, लेकिन ऐसा कभी बहुत ही कम होता है तो इसे हत्याकरण कहते हैं। ठीक है, हत्याकरण का कारण बनती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि व्हाइल टीचिंग सोशल हिस्ट्री टीचर्स नीड टू बी सेंसिटिव बिकॉज। ऑप्शन ए है कि इतिहास संदर्भ आधारित है, द पास्ट इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। ऑप्शन बी है यहाँ बहुलित इतिहास है, दे आर मल्टीपल पास्ट। ऑप्शन सी है अखंड और विशिष्ट है, द पास्ट इज सिंगुलर एंड मोनोलिथिक्स। ऑप्शन डी है कि इतिहास विवादास्पद नहीं है, द पास्ट इज नॉट कॉन्टेंटिस। तो उसमें से हमें सही विकल्प यानी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है कि ओनली ए यानी केवल एक सही है। ऑप्शन बी है ओनली ए एंड बी, केवल ए और बी सही है, केवल ए और बी सही है। ऑप्शन सी है ओनली सी, केवल सी सही है। ऑप्शन डी है ओनली बी, सी एंड डी, केवल बी, सी और डी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी की ओनली ए एंड बी, केवल ए और बी इसमें से क्या है, सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सामाजिक इतिहास की शाखा जो राज्य के मामलों के बजाय समाज की संरचनाओं और समाज में जो विभिन्न समूह होते हैं उनके पर बातचीत करती है। क्या होता है कि जो सोशल हिस्ट्री होती है वो हिस्ट्री की बवाली मंच होती है जो कि राज्य के बजाय जो समाज की संरचनाएं और समाज में विभिन्न अलग अलग ग्रुप्स हैं उन पर जो टॉक्स होती है वो करती है। समाज के इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को कैसा होना चाहिए, सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि सामाजिक इतिहास वर्तमान की जो घटनाएं हैं उनकी क्या करता है, व्याख्या करता है। इसीलिए उन मुद्दों को पहचान करना जो कि वर्तमान में कैसे हैं, प्रासंगिक है, उन उद्देश्यों में से एक होते हैं जिन्हें इतिहास पढ़ाने के दौरान क्या करना चाहिए, केंद्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, इतिहास संदर्भ आधारित है या बहुलित इतिहास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्रीय पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने के पीछे बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड रीनेमिंग सिविक्स एट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एट अपर प्राइमरी लेवल। ऑप्शन ए कह रहा है कि सिविक्स अपीयर्ड इन द इंडियन स्कूल्स करिकुलम इन द colonial period against the background of increasing resistance among Indian towards Raj।
औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। दूसरा कह रहा है कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ड्रा इट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस मोस्टली फ्रॉम हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अपने सीखने के अनुभवों को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस व्हिच वाज प्रैक्टिकल सिचुएशन टू टीच कॉन्सेप्ट्स। सामाजिक और राजनीतिक जीवन वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करता है। तो पहला कह रहा है कि ओनली ए इज करेक्ट, केवल ए सही है। दूसरा कह रहा है कि ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी दोनों सत्य हैं। तीसरा कह रहा है कि ए एंड बी सी आर करेक्ट, ए और सी सत्य है। चौथा कह रहा है कि ए बी एंड सी आर करेक्ट, ए बी और सी तीनों सत्य है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, ए एंड सी आर करेक्ट, यानी कि ए और सी सही हैं। कह रहा है कि कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी। विच पेडागोजिकल स्ट्रेटजी वुड इनकरेज मीनिंग मेकिंग इन लर्नर्स ऑफ अपर प्राइमरी स्टेज। ऑप्शन ए है कि पाठ्य पुस्तक से परे जाकर बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करना, गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बाई गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। ऑप्शन बी कह रहा है कि अधिगमकर्ता की कक्षा में अन्वेषण करने, चर्चा करने के लिए कहना, आस्किंग लर्नर्स टू एक्सप्लोर एंड डिस्कस इन द क्लासरूम। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दंड का प्रयोग, यूज पनिशमेंट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ऑप्शन डी कह रहा है कि समान और मानकीकृत किए हुए परीक्षणों का प्रयोग, यूज यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी के अधिगमकर्ता की कक्षा में अन्वेषण करने और चर्चा करने के लिए कहना। ठीक है, ये शिक्षा शास्त्री रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, क्योंकि कक्षा में जब अन्वेषण एवं चर्चा करने के लिए उन्हें कहेंगे तो वो अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिससे कि उनका अच्छे से विकास हो पाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगमकर्ताओं को कक्षा में अन्वेषण करने और चर्चा करने के लिए कहना शिक्षा शास्त्री रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं से अर्थ निकालने को क्या करेगी, प्रोत्साहित। सार्थक अधिगम में अर्थ निर्माण क्या होती है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य होता है कि जो सीखने वाले हैं उनको मूल्यवान ज्ञान प्रदान कर सके और वैचारिक समझ के माध्यम से उन्हें सिखा सके। साथ ही बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण और चर्चा जो होती है वो सबसे अच्छी रणनीति होती है। अर्थ निर्माण मतलब उसने अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो अच्छे से पूछ सके, उसके बारे में दोनों पार्टिसिपेट कर, इससे बारे में स्टूडेंट्स और टीचर दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकें। ठीक है, ये अवलोकन करने के लिए अन्वेषण, विश्लेषण, चर्चा, निष्कर्ष आदि ऐसे विभिन्न शिक्षा विशेषताओं के द्वारा सुगम है। अर्थ निर्माण बच्चों को पहले से मौजूद जो जानकारी होती है उसके साथ वर्तमान जानकारी से संबंधित करने और संपूर्ण अवधारणा की समझ बनाने में क्या करती है, मदद करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है। पेट्रियोटिज्म कैन बी बेस्ट डेवलप्ड इन हिस्ट्री क्लासरूम बाई। ऑप्शन ए है कि प्रत्येक कक्षा से पहले राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य बनाने के द्वारा, मेकिंग इट कंपल्सरी टू सिंग द नेशनल एंथम बिफोर एवरी क्लास। तो ये तो गलत हो जाएगा। हमारा राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है और ये ज़रूरी नहीं है कि हम राष्ट्रगान गा के अपनी देशभक्ति को प्रूव कर सकते हैं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छा होता है, इसको सब लोग खड़े होकर गाते हैं और 52 सेकेंड तक गाया जाता है। ठीक है, और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, हम ऐसा करके देशभक्ति को नहीं साबित कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि देश और देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व और संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा, हैविंग एक्टिविटीज टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द नेशन एंड इट्स पीपल। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। अगला हमारा ऑप्शन कह रहा है कि, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि सभी सामाजिक धार्मिकों के प्रयासों के बिना उनके विचारों को कोई जांच किए हुए प्रशंसा करना, प्रेजिंग द इफर्ट्स ऑफ ऑल द सोशियो रिलीजियस इन्फॉर्मेशन विदाउट सब्जेक्टिंग देम टू एनी इंक्वायरी। कितना गलत ऑप्शन है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हम उनकी प्रशंसा करें बिना किसी प्रयास के जांचे
तो बहुत गलत हो जाएगा ना। और चौथा कह रहा है कि बिना सामाजिक संदर्भ बताए स्वर्णिम प्राचीन इतिहास पर व्याख्यान देना, गिविंग लेक्चर ऑन गोल्डन एंशिएंट पास्ट विदाउट टॉकिंग अबाउट द सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हम संदर्भ ना बताएं और लगातार क्या देते रहे, अपने इतिहास पर व्याख्या देते रहे, प्राचीन स्वर्णिम इतिहास पर। ऐसा करना भी मूर्खता ही होगी। ठीक है, तो हमारा सबसे अच्छा यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन मिला था, बी वाला, कि हम देश और देशवासियों के लिए क्या करें, उत्तरदायित्व और संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए क्या करवाएं, एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियां करवाएं। इसके द्वारा लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी समझेंगे और उनके अंदर देशभक्ति की भावना भी होगी। क्योंकि होता क्या है कि जब हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं तो सबके अंदर भावना ऐसी विकसित होती है कि ये सब हमारा अपना ही है। लेकिन जब हम उन्हें अलग थलग फील करवाते हैं तब वो अपना नहीं समझते और वो कोई भी जो उनकी देशभक्ति की भावना उनके अंदर डेवलप नहीं होती है। ठीक है, व्याख्या कह रही है कि इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप में विकसित किया जा सकता है। इतिहास की कक्षा में क्या होता है, जो देशभक्ति होती है उसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं, श्रेष्ठ रूप में। बच्चों को देशभक्ति की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, अपने झंडे के प्रति सम्मान और निष्ठा दिखाकर उचित अवसरों पर राष्ट्रीय गान गाकर अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हैं। ठीक है, उचित अवसर मतलब 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, ये विशेष अवसर होते हैं इन पर अपने राष्ट्रगान को, झंडा जो होता है वो लहराते हैं और गण गण मन अपना राष्ट्रगान भी गाते हैं। देश और देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व और संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूसिव इन क्लासरूम। ऑप्शन ए है कि सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ना और अध्यापक द्वारा सभी के लिए एक समान शिक्षण विधि और मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना। ऑल स्टूडेंट्स आर taught in the same classroom and teachers uses a uniform method for teaching and असेसमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। गलत हो जाएगा। सभी बच्चे जो कैसे होते हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं, तो उन्हें अलग अलग शिक्षा की ज़रूरत होती है, ना कि एक ही जैसी शिक्षा सभी को प्रदान कर दी जाए, वही रट्टा मरवा के सबको सिखा दिया जाए, तो ये तो गलत होगा ना। ऑप्शन बी कह रहा है कि अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों को अलग पढ़ाना, टीचर टेक्स सेपरेट क्लासेस फॉर स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स। बिल्कुल भी नहीं। समावेशी कक्षा का मतलब ही क्या होता है कि ऐसी क्लासरूम जहां विशिष्ट बच्चे और साधारण बच्चे दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं बिना किसी भेदभाव के, वो शिक्षा ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से अलग थलग तो करना नहीं चाहिए। तीसरा कह रहा है कि अध्यापक ने विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन करना और विशिष्ट विद्यार्थी की परीक्षा दिन के अवकाश दे देना, यानी टीचर अनाउंस अ वीकली टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड गिव्स एन ऑफ टू स्पेशल स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या करना, परीक्षा आयोजित करना, और जो विशेष बच्चे हैं उन्हें उस दिन छुट्टी दे देना। क्यों भैया, क्यों छुट्टी दे दोगे, ये स्पेशल फीस तो उन्हें करवाना ही नहीं कि भाई किसी काम के नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं फील करवाना है कि वे किसी काम के नहीं है, सभी को साथ लेकर चलना है। अगला कह रहा है कि अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना, टीचर प्रोवाइड्स विजुअली चैलेंजेड स्टूडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज इन ब्रेल लिपि। से आंसर हो जाएगा भैया, सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा यही है कि हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, यानी कि दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए हम ब्रेल लिपि का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई स्पेशल उनके लिए चीज़ ज़रूरत नहीं है, ये कोई स्पेशल उनके लिए नहीं किया जाता है, ये तो उनकी ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें दिया जाता है कि ब्रेल लिपि का अगर हम प्रयोग करेंगे तो बच्चे से अच्छे से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि समावेशी शिक्षा सभी वर्गों के लिए नियमित कक्षाओं में जो विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र हैं उनको शिक्षित करने के अभ्यास को संदर्भित करती है। और ये हेतु क्या है, नियमित कक्षा के माहौल में सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को शामिल करने का प्रावधान करता है, यानी कि विशेष बच्चे यानी कि विकलांग बच्चे जिन्हें आवश्यकता होती है उन्हें, और जो साधारण बच्चे हैं दोनों को क्या होती है, एक साथ शिक्षा को ग्रहण करवाती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि जो विकलांग छात्र हैं उनको नियमित यानी डेली कक्षा में शिक्षित करें और तभी भी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। साथ ही अध्यापक के द्वारा जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी जिन्हें अच्छे से दिखाई देता वैसे विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराने समावेशी शिक्षा का उदाहरण होता है। विशिष्ट शिक्षण कठिनाई वाले छात्रों को अपनी जो व्यक्तिगत जरूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन सहायता की भी आवश्यकता हो सकती है। सामाजिक व राजनीतिक जीवन की कक्षा की स्थितियों को दर्शाता है और कॉलम बी अध्यापक द्वारा उस स्थिति में लिए गए उचित निर्णय को दर्शाता है। कॉलम ए रिप्रेजेंट अ सिचुएशन इन अ सोशल पॉलिटिकल लाइफ क्लासरूम एंड कॉलम बी रिप्रेजेंट द एक्शन टेकन बाय अ टीचर मैच अप्रोप्रिएटली
तो हमारा ऑप्शन ए को ऑप्शन बी से हमें मिलाना है कि किसका किसके साथ मिलान किया गया है। जैसे कि स्वच्छा ए की स्थितियां हैं कि कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति, अपूर्ण जवाब की स्थिति, सत्य जवाब की स्थिति, अधिक जानकारी मांगना ऑप्शन बी में है, यह अध्यापक द्वारा लिए गए निर्णय है, उत्साह देना है, पुनः फोकस करना है, और ऑप्शन डी हमारा है पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति और आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना। तो उसमें सही से मैच करना है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ हमारा सही आंसर है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा की स्थितियां यानी सिचुएशन इन क्लासरूम और अध्यापक द्वारा लिए गए निर्णय एक्शन टेकन बाय टीचर कुछ इस प्रकार है। जैसे कि नो रिस्पॉन्स यानी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति, इसमें उत्साह देना, इनकी प्रॉम्पेटिंग करना, इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स यानी अपूर्ण जो जवाब की स्थिति होती है उसमें क्या करना, अधिक जानकारी मांगना, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। तीसरा है अर्ध सत्य जवाब की स्थिति यानी पार्टिकली करेक्ट रिस्पॉन्स, इसमें पुनः फोकस करना यानी रीफोकसिंग। और चौथा है कि पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति यानी कि कम्प्लीटली करेक्ट रिस्पॉन्स में आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना यानी इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियां करवाती है। एन एलिमेंट्री सोशल टीचर डिड फॉलोइंग एक्टिविटीज इन सोशल साइंस क्लासरूम, जैसे कि पिघलती बर्फ का समुद्री जीवों पर प्रभाव की चर्चा, डिस्कशन ऑन हाउ मेल्टिंग ऑफ सी इफेक्ट्स एनिमल्स। दूसरा है इस तरह से कि देश के पिछले 50 वर्षों की मौसम रिपोर्ट की आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ वेदर चेंज यूजिंग वेदर रिपोर्ट्स एंड डाटा ऑफ द कंट्री फॉर लास्ट 50 ईयर्स, पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारणों पर चर्चा, डिस्कशन ऑन रिस्पॉन्स फॉर राइजिंग टेम्परेचर ऑन अर्थ, अम्लीय वर्षा के कारणों पर चर्चा, डिस्कशन ऑन एसिड रेन। ठीक है, इन गतिविधियों के द्वारा वह निम्न में से कौन सा संप्रत्यय को पूरा करवाना चाहती है, यानी सारी गतिविधियां उसने कराई हैं तो किसको पूरा करवाना चाहती है। ऑप्शन ए ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन बी है वेदर चेंज यानी कि मौसम परिवर्तन, ऑप्शन सी है क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु में परिवर्तन, ऑप्शन डी है टेम्परेचर चेंज यानी कि तापमान में परिवर्तन। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ये सारी वो गतिविधियां जो ये करा रही है ऊपर वाली, ये सब जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्राथमिक स्तर की एक जो शिक्षिका है, टीचर है, वो अपने सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कई सारी गतिविधियां कराती है। जैसे पिघलती हुई जो बर्फ है, जो बर्फ जो पिघल रही है उसका समुद्री जीवों पर प्रभाव के बारे में चर्चा करती है। देश के पिछले जो 50 वर्ष हैं उसकी मौसम रिपोर्ट के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आया जो परिवर्तन है उसका विश्लेषण कर रही है। पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ रहा है उन कारणों पर चर्चा कर रही है। अम्लीय वर्षा के कारण क्या है उन पर चर्चा कर रही है। और इन गतिविधियों के द्वारा वे जलवायु परिवर्तन संप्रेरित तो पूरा करवाना है समझना चाहती है। तो जलवायु परिवर्तन एक क्षेत्र के लिए विशिष्ट मौसम में बदलाव का भी वर्णन करती है, जैसे कि उच्च और निम्न तापमान और वर्षा की मात्रा लंबी अवधि में। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर चर्चा करेगा। एट विच स्टेज ऑफ टीचिंग अ टीचर विल डिसाइड अबाउट द लर्निंग रिसोर्सेज टू बी यूज्ड फॉर टीचिंग। ऑप्शन ए है प्री एक्टिव स्टेज पूर्व संक्रिय चरण, ऑप्शन बी है पोस्ट एक्टिव स्टेज उत्तर क्रिया चरण, ऑप्शन सी है इंटर एक्टिव स्टेज अंतः क्रिया चरण, ऑप्शन डी है कक्षा में संकल्पना को समझाने के दौरान वाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट इन द क्लासरूम। तो बताइए शिक्षण के किस चरण पर अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री के विषय पर विचार करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्री एक्टिव स्टेज यानी कि पूर्व संक्रिय चरण में। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक शिक्षक को अपने शिक्षण उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अलग अलग प्रकार की जो शिक्षण गतिविधियां हैं अपने शिक्षार्थियों के साथ मिलकर संपन्न करानी होती हैं। यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है यानी कि जो टीचिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनको अलग अलग तरह से विद्यार्थियों के साथ क्या करनी होती है, मिलकर उन्हें संपन्न करानी होती हैं। इसके लिए वे कई सारी नियोजित तथा कार्यान्वयन संबंधित उचित प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना होगा। ये सब करने के लिए उसे अपने शिक्षण कार्य को कुछ निश्चित सोपानों या अवस्थाओं से व्यवस्थित होकर आगे बढ़ना होता है। और इन्हीं अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं, शिक्षण अवस्थाएं या शिक्षण के चरण यानी फेज ऑफ टीचिंग की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जैक्सन के अनुसार जो जैक्सन थे उनके अनुसार शिक्षण की
प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से निम्नलिखित यानी कि 3 ये चरण हैं, इनके द्वारा हम विभाजित कर सकते हैं। तो किसके अनुसार? जंक्शन के अनुसार, जिसमें पहला होता है पूर्व संक्रिय अवस्था चरण, दूसरा होता है अंतःक्रिया अवस्था चरण, तीसरा होता है उत्तर क्रिया अवस्था चरण। शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक जो सहायक सामग्री होता है उनके विषय पर क्या करेगा? विचार करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का उद्देश्य होता है। द पर्पज ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस इन सोशल साइंस इज, ऑप्शन ए है कि सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना, टू इंक्रीज नंबर ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चन, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के सोचने के पैटर्न को समझना, टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स थिंकिंग पैटर्न, ऑप्शन सी कह रहा है कि विद्यार्थियों के उत्तर की गहराई में जाना, टू गो डीप इनटू पीपल्स रिस्पॉन्स। तो सही विकल्प का चयन करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है कि ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट यानी केवल एक कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट यानी ये भी दोनों सही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट, बी और सी सही है। चौथा कह रहा है कि स्टेटमेंट ए एंड सी आर करेक्ट यानी कथन ए और सी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट, कथन बी और सी क्या है? बिल्कुल सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सामाजिक अध्ययन में जो छात्र होते हैं उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन पर एक आवश्यक क्या होती है? गतिविधि निर्धारित करने की क्या होती है? प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है कि छात्रों द्वारा सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों के उद्देश्य होते हैं कि विद्यार्थियों की सोचने के थिंकिंग करने को जो पैटर्न होता है उसको समझे, विद्यार्थियों के उत्तर की जो गहराई होती है उसको समझे, अधिगम की प्रक्रिया या कार्यक्रम की प्रभावशीलता है उसका निर्धारण करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ ये अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं प्रोत्साहित करें। इंडियाज डाइवर्स सोशल कॉन्टेक्स्ट नेसेसिटीज दैट सोशल साइंस क्लासरूम। ऑप्शन ए है कि केवल सरकार के दृष्टिकोण को, द व्यूज ऑफ गवर्नमेंट ओनली, गलत हो जाएगा क्योंकि केवल सरकार के दृष्टिकोण को नहीं करना है। ऑप्शन बी है अधिकांश लोगों के विचारों का, द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी, आगे भी देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि स्वर्णिम इतिहास को विवादित विषयों से बचकर रहने को, विवादित विषयों से क्यों बचकर रहना है, स्वर्णिम इतिहास को क्यों करना है, ये भी गलत है। और चौथा कह रहा है कि सभी वर्गों के दृष्टिकोण को, तो बहुत अच्छा हमें आंसर मिल गया है ऑप्शन डी वाला, सभी वर्गों के दृष्टिकोण को करना चाहिए। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि हमारी व्याख्या कह रही है कि भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ के लिए आवश्यक होता है कि सामाजिक वैज्ञानिक सोशल साइंस की जो कक्षाएं हैं वो छात्रों के बीच एक समावेशी और बहुलवादी दृष्टिकोण है उसको पोषण करें। और भारत के विविध यानी अलग अलग सामाजिक संदर्भ के लिए आवश्यक होता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं बृहत समाज के सभी वर्गों के लिए दृष्टिकोण का क्या करें? पोषण करें। सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं समावेशी विविधता का सम्मान करने वाली होनी चाहिए। सोशल साइंस की कक्षाएं कैसी होनी चाहिए? समावेशी और विविधता का सम्मान करने वाली, और छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों और मतों के बारे में जानने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक अधिक सूचित और सहिष्णुता समाज को प्रोत्साहन दे सकती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स फॉर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी कि पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम को चुने। क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्न पूछना, इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच करना, प्लानिंग एंड प्रेडिक्टिंग यानी योजना बनाना, अनुमान लगाना, रिकॉर्डिंग करना और रिफ्लेक्टिंग चिंतन करना। तो इसमें से इनका सही क्रम क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सी डी वी ई। ठीक है, ए सी डी वी ई इस तरह से इन्हें लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? पूछताछ करना, क्वेश्चनिंग। फिर आधारित शिक्षा का एक सीखने और सिखाने की रणनीति होती है जहां छात्र अवलोकन, जांच और खोज की प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। पूछताछ आधारित सीखने के उदाहरणों से अवलोकन संबंधी क्षेत्र योजनाएं, विज्ञान प्रयोग, परिकल्पना आधारित शोध परियोजनाएं शामिल होती हैं। पूछताछ आधारित सीखने के चरणों का सही क्रम कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर योजना बनाई जाती है, अनुमान लगाया जाता है, फिर रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर जांच की जाती है, फिर चिंतन किया जाता है। आपसे कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चनिंग होगी, प्रश्न पूछा जाएगा, फिर योजना को बनाया जाएगा और अनुमान लगाया जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग की जाएगी, फिर जांच की जाएगी, फिर चिंतन किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस स्टेटमेंट ये है, यानी कथन ये है कि सोशल साइंस टीचिंग इज अ मीन्स फॉर अ इनकलकेटिंग एंड आइडियोलॉजी, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन होता है। स्टेटमेंट बी, यानी कथन बी है कि पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस बेनिफिट्स फ्रॉम थीमेटिक प्लानिंग, यानी कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक है। थीमेटिक योजना लाभदायक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी के इज फास्ट बट बी इज ट्रू, यानी कि ये तो गलत है लेकिन बी जो है वो सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सामाजिक विज्ञान मानव के मूल्यों जैसे कि उसकी स्वतंत्रता, विश्वास, आपसी सम्मान, विविधता के लिए सम्मान, इन सभी के लिए लोकप्रिय और व्यापक आधार बनाने के लिए एक मानक जिम्मेदारी को लेता है। इस तरह से सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय तक विचारधारा या फिर मूल्य लागू करने के साधन के रूप में करता है, और ये बिल्कुल गलत है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष का उद्देश्य आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षण के जो लक्ष्य होते हैं, उनके मुद्दे, चिंताएं और जो चुनौतियां होती हैं उनसे क्या कराना होता है, परिचित। यह आपको सामाजिक विज्ञान के विभिन्न यानी कि अलग अलग विषय वस्तु क्षेत्रों में अधिगम के लर्निंग के जो अनुभव एंड एक्सपीरियंस है वो प्रदान करने में विभिन्न शिक्षण अधिगम की रणनीतियों, अधिगम के संसाधनों और मूल्यांकन के विभिन्न रंगों का रूपों का उपयोग करने में सक्षम होता है। इस तरह के सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक होती है। इस तरह से ए बी सही है, ठीक है, ए सही है, बी गलत है, ए भी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षण औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थिति को समझाने के लिए निम्नलिखित में से क्या दे सकता है। अ सोशल साइंस टीचर में गिव विच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ वुमन इन कॉलोनिक पीरियड। ऑप्शन ए कि रुकैया सखावत द्वारा लिखित सुल्ताना का सपना, सुल्ताना's ड्रीम, रिटन बाई रुकैया सखावत हुसैन। दूसरा कह रहा है कि राज सुंदरी देवी की आत्मकथा अमर जीवन, राज सुंदरी देवी ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन। तीसरा कह रहा है कि कृष्ण कुमार द्वारा रचित पढ़ना जरा सोचना, रिटन बाई कृष्ण कुमार। और चौथा कह रहा है कि डेंजर साल्डे नहा द्वारा संरचित किताब दी सवालर्डन सब्जेक्ट इन स्ट्रक्चर्ड हिस्टोरिकल प्रोसेस, द सल्टन सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल हिस्टोरिक प्रोसेस बाय डेंजिल सल्डेनहा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए और बी, ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सोशल साइंस की जो शिक्षक है उसे औपनिवेशिक काल में महिलाओं की जो स्थिति है उसको अगर समझाना है तो उसमें से वे रुकैया सखावत हुसैन एक मुस्लिम नारीवादी समाज सुधारक थी, उनके बारे में जानना है। उनकी लिखित पुस्तक कौन थी, सुल्ताना का सपना। काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सुल्ताना ड्रीम, सुल्ताना का सपना किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा लिखी गई थी। एक ऐसी महिला थी, एक मुस्लिम नारीवादी समाज सुधारक महिला थी जिन्होंने 1905 में इसे लिखा था। इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही राज सुंदरी देवी की आत्मकथा है कौन सी, अमर जीवन, इन्होंने लिखी है। अमर जीवन को प्रकाशित की गई थी 1876 में। ये राज सुंदरी देवी की आत्मकथा है। साथ ही किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई कौन सी आत्मकथा है, पहली आत्मकथा है, ठीक है। किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है अमर जीवन, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, राज सुंदरी देवी के द्वारा। कब लिखी गई थी, 1876 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्रों की कुछ कटिंग लेकर आता है जिसमें उस समय की वास्तविक कहानियाँ और फोटोग्राफ छपे हैं। फॉर टीचिंग द टॉपिक इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, अ टीचर ब्रिंग सम ओल्ड न्यूज़पेपर स्निप्स हैविंग पिक्चर्स एंड स्टोरीज ऑफ पार्टीशन, विच मेथड इज यूज्ड बाय द टीचर। मतलब एक जो टीचर होता है वो पढ़ाना चाहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, और इसके लिए वो क्या लेकर आता है, कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स लेकर आता है जिसमें इसके बारे की जो पुराने न्यूज़पेपर लेकर आता है जिसमें इतिहास की वो जो घटनाएं थी, कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स लेकर आता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कुछ कटिंग होती है, तो उसको पढ़ाना सही से क्या होगा, ठीक है। वास्तविक कहानी और फोटोग्राफ छपे होंगे तो पढ़ाना कौन सी विधि होगी। ऑप्शन ए है कि समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ऑप्शन बी है क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, फील्ड सर्वाई मेथड। ऑप्शन सी है प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और ऑप्शन डी हमारा है स्रोत विधि यानी सोर्स मेथड। सही आंसर इसमें हो जाए ऑप्शन डी, सोर्स मेथड यानी स्रोत विधि, ठीक है। अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए जो टीचर होता है वो सहायक सामग्री के तौर पर कुछ कटिंग लेकर आता है न्यूज़पेपर की जो उस समय की होती है, जो वास्तविक कहानी और फोटोग्राफ जिनमें छपे होंगे, तो वो एक सोर्स होगा, ठीक है। इसे हम सोर्स मेथड कहेंगे।
हमारी व्याख्या कह रही है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्रों के कुछ कटिंग को लेकर आता है, जिसमें उस समय की जो वास्तविक कहानी और फोटोग्राफ छपे होते हैं। अध्यापक इस शिक्षण में स्क्रोत विधि का जो है वो प्रयोग कर रहा है। अच्छा, स्क्रोत विधि होती क्या है? वे विधि जिसमें घटनाओं के साथ साथ जानकारी की व्याख्या करने के लिए मूल स्रोतों का उपयोग किया जाता है। यानी कि वे विधि जिसमें हम क्या करते हैं, घटनाओं के साथ साथ जानकारी की जब व्याख्या करनी होती है उसके लिए हम जो मूल स्रोत होते हैं उनका यूज करते हैं। उदाहरण के लिए इतिहास पढ़ाते समय एक शिक्षक उन्हें ऐतिहासिक स्थानों के चित्र और क्लिप दिखा रहा है तो ये क्या होती है, स्क्रोत विधि कहलाती है। स्क्रोत विधि के लाभ क्या होते हैं कि सजीवता विकसित करता है और वास्तविकता से उसे क्या कर देता है, जोड़ देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग? ऑप्शन ए है कि यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है, इनहेंस अ कॉन्फॉर्मिस्ट अप्रोच। ऑप्शन बी है यह विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशल को बढ़ाती है, इट इनहेंस स्टूडेंट्स क्रिएटिव स्किल। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है, इट इनहेंस स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के पूछताछ कौशल को बढ़ाती है, इट इनहेंस स्टूडेंट्स इंक्वायरी स्किल। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है, इट इनहेंस अ कॉन्फॉर्मिस्ट अप्रोच। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो परियोजना आधारित अधिगम है ये एक विद्यार्थी केंद्रित विधि होती है। क्या होती है? स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट बेस्ड मेथड होता है, स्टूडेंट बेस्ड मेथड होता है जिसमें विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष के बाहर स्वयं के द्वारा कुछ करने के लिए चुनौती होती है। इसमें क्या होती है? कक्षा कक्ष के बाहर स्वयं के द्वारा करने की क्या कुछ होती है? चुनौती। परियोजना आधारित अधिगम एक व्यक्तिगत या फिर समूह का क्रियाकलाप होता है जो कैसे चलता है? कुछ समय तक चलता है, जिसका परिणाम होता है कि उत्पादकता के रूप में था, जिसमें प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन भी होता है। परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित है कि ये विद्यार्थियों का जो रचनात्मक कौशल है उसको बढ़ाता है, ये विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल इसको भी बढ़ाता है, ये विद्यार्थियों का जो पूछताछ कौशल है इसको बढ़ाता है। ठीक है, परियोजना आधारित सीखने की विधि में अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाना इससे संबंधित नहीं होता है। कह रहा है कि एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों में स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है। वे निम्न में से आकलन के किस तरीकों को अपनाने का प्रयास कर रही है? टीचर इन हर क्लासरूम प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटीज टू असेस देमसेल्व्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिस इज शी ट्राइंग टू अडॉप्ट इन हर क्लास? ऑप्शन ए है सतत मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन बी है अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन सी है अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑप्शन डी है अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग। एक जो टीचर होती है वो क्लासरूम में क्या करती है कि विद्यार्थियों की स्वयं के आकलन के अवसर जो होती है वो प्रदान करती है, वह अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग कर रही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक शिक्षिका यानी कि एक टीचर कक्षा में विद्यार्थियों के स्वयं का आकलन करने के उसे अपॉर्चुनिटीज प्रदान करती है, वह अधिगम के रूप में आकलन करने के प्रयास कर रही है। अधिगम के रूप में आकलन छात्रों के द्वारा जो सीखने की प्रक्रिया है उसके दौरान क्या किया जाता है। साथ ही इस प्रकार के आकलन को छात्र स्वयं करता है और अधिगम के स्तर को बढ़ाने के आकलन करता है। इस प्रकार के आकलन को स्व आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अ क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट इन सोशल साइंस, यानी निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक होना चाहिए? ऑप्शन ए है क्वेश्चनिंग प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी है कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, न्याय व समानता है सोच। ऑप्शन सी है रिमेम्बरिंग, याद करना। ऑप्शन डी है कॉपरेशन सहयोग। तो हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए बी और डी हमारा बिल्कुल सही है। हमारी व्याख्या कह रही है
कि मूल्यांकन जो है वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का कैसा एक अभिन्न अंग होता है जो छात्र के अधिगम को सुगम बनाने के लिए और उद्देश्यों को बेहतर बनाने में क्या करता है, हेल्प। साथ ही मूल्यांकन के जो तरीके होते हैं वो औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य जानकारी को एकत्र करने, उसे प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रोसेस होती है। और सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक जो होता है वो निम्न तरह से होता है, जैसे कि प्रश्न को पूछना, न्याय में समानता है, सोच और सहयोग। ठीक है, हमारे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन विच ऑफ देम असेस द एनालिटिकल कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक दक्षताओं का आकलन करती है। ऑप्शन ए कि लेखपाल कौन है, उसकी क्या भूमिका है, हु इज लेखपाल, व्हाट आर हिज रोल्स। ऑप्शन बी है कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों के बीच भेद कीजिए, डिसटिंग्विश बिटवीन ए ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। ऑप्शन सी है अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, इफ़ योर होम इज वायलेटेड वेयर विल यू गो टू फाइल अ कंप्लेंट। ऑप्शन डी है किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करती है, हाउ डज अ पॉपुलेशन पिरामिड पॉइंट टू द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम अवेलेबल इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कि किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करती है, ये विश्लेषणात्मक दक्षताओं का आकलन करता है प्रश्न। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विश्लेषणात्मक क्षमता का अर्थ है कि सही से चिंतन मनन कर विषय के हर पक्ष की जांच करना। विश्लेषणात्मक क्षमता क्या होती है कि सही से हम सोच समझ लें और विषय के हर पक्ष की क्या कर लें, जांच कर लें और उचित अनुचित जानने का भी प्रयास करें। दूसरा प्रश्न इस क्षमता के लिए विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। विश्लेषणात्मक क्षमता वाले प्रश्न तथ्यों और नियमों के समूह पर विचार करने की उम्मीदवार की क्षमता को आकलन करने के लिए डिजाइन करते हैं। साथ ही इन तथ्यों और नियमों को देखते हुए निर्धारित कर लेते हैं कि क्या सच होना चाहिए। ठीक है, किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को हम जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है, विद्यार्थियों की जो विश्लेषणात्मक दक्षताएं हैं उनका आकलन करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस असिस्ट द अंडरस्टैंड एस्पेक्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया की समझ पहलू का आकलन करता है। ऑप्शन ए है कि जनसंख्या विस्फोट परिभाषित कीजिए, डिफाइन पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन। ऑप्शन बी है कि 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो संख्या बदलाव का कारण बनती है, लिस्ट 3 फीचर्स दैट लीड टू पॉपुलेशन चार्ज। ऑप्शन सी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मुगल वंश के अंत को ले आई, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिंग टू एन एंड द मुगल डायनेस्टी। और ऑप्शन डी कह रहा है कि अगर नदियां सूख जाएं तब मनुष्य जीवन का क्या होगा, इफ रिवर्स ड्राइड अप व्हाट वुड हैपन टू ह्यूमन लाइफ। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी की 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो संख्या बदलाव का कारण बनती हैं। ठीक है, यह प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया की समझ पहलू का आकलन करता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ब्लूम का वर्गीकरण यह संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक अनुक्षेत्रों का एक पदानुक्रमित क्रम होता है और प्रत्येक अनुक्षेत्र के कुछ उद्देश्य होते हैं जो अध्यापकों जो होते हैं उनके शिक्षण करने और विद्यार्थियों को अधिगम करने में हेल्प करते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र में मानसिक कौशल भी शामिल होता है जिसे अधिगम के 6 स्तरों में वर्गीकृत कर सकते हैं जो बौद्धिक कौशल के विकास और शक्ति में अर्जित करने में क्या करता है, हेल्प। इन 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए, वो है जनसंख्या बदलाव का कारण बनती हैं। यह प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के जो समझ पहलू होता है उसका आकलन करती हैं। साथ ही समझ सूचना की व्याख्या और आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या करती है, संदर्भित। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल रिटन लर्निंग आउटकम्स। निम्न में से कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है। ऑप्शन ए है निर्दिष्ट क्रिया कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री से संबंधित होनी चाहिए, द स्पेसिफाइड एक्शन बाय द स्टूडेंट्स मस्ट बी रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट टॉट इन द क्लासरूम। ऑप्शन बी कह रहा है कि निर्दिष्ट क्रिया का कक्षा में अभ्यास होना चाहिए, द स्पेसिफाइड एक्शन बाय द स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रैक्टिकल इन द क्लासरूम। ऑप्शन सी कह रहा है कि निर्दिष्ट क्रिया अपने योग्य होनी चाहिए, द स्पेसिफाइड एक्शन बाय द स्टूडेंट मस्ट बी मेजरेबल। और ऑप्शन डी कह रहा है कि निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए, द स्पेसिफाइड एक्शन बाय द स्टूडेंट मस्ट बी ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड डन बाय द स्टूडेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा
डी की निर्दिष्ट क्रियावलोकन योग्य और मापने योग्य छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। ये विकल्प अच्छे लिखे गए अधिगम के प्रतिफल को दर्शाता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि निर्दिष्ट क्रियावलोकन योग्य और मापने योग्य और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। विकल्प अच्छे लिखे गए अधिगम के प्रतिफल को दर्शाता है। अधिगम प्रतिफल प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानने और उनके अनुसार बच्चों के सीखने संबंधी प्रगति पर ध्यान देने के लिए जरूरी होता है तथा इसके लिए आवश्यक होता है कि कुछ मानदंड होते हैं उनको निर्धारित किए जाएं और इनकी सहायता से अपेक्षित सीखने के जो स्तर है उसका भी आकलन किया जाए। इन्हीं मानदंडों को अधिगम प्रतिफल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात निश्चित मानदंड के आधार पर जो कुछ बच्चों ने सीखा उसका आकलन करना ही सीखने का प्रतिफल या अधिगम प्रतिफल है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 7 की शिक्षिका एक पंक्ति कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीर बनाने के लिए कहती है। बे ऑप्शन ए है कि अपने कार्यों को समाप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ गतिविधियों में व्यस्त रख रही है। ऑप्शन बी है कि भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है। ऑप्शन सी है कि शिक्षार्थियों के सूक्ष्म मोटर कौशलों का विकास करने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन डी है कि भाषा को जानवरों के साथ समेकित कर रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये क्लास 7 की जो टीचर है वो एक कविता है एक पंक्ति, ठीक है, उसके पठन के उपरांत उसे पढ़ाने के बाद क्या कर रही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ सूखी पत्तियां जो होती है उनसे विभिन्न जानवरों की क्या बना रही है, तस्वीरें बना रही है। तो उसके लिए वो क्या कर रही है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी कि भाषा के साथ कला को क्या कर रही है, समेकित कर रही है। ठीक है, इसने पहले पोएम पढ़ा दी टीचर ने, उसके बाद वो अपने स्टूडेंट्स के साथ पत्तियां होती हैं उनसे जानवरों को बना रही है। तो वो क्या कर रही है कि भाषा के साथ साथ लैंग्वेज के साथ साथ कला को भी समेकित कर रही है। उससे बच्चों को ज्ञान हो जाएगा उस जानवर के बारे में, ठीक है, अच्छे से उसके पता चल जाएगा, उसके ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि क्लास 7 की शिक्षिका एक पंक्ति कविता के पठन उपरांत यानी पढ़ाने के बाद कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की क्या बना रही है, तस्वीर बना रही है। इससे शिक्षिका शिक्षार्थियों से भाषा के साथ साथ कला को भी समेकित कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं, इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे ऑप्शन ए कि प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से सीख सके। मतलब हमारी जो क्लासरूम चल रही है इसमें क्या है कि प्रकृति में बहुभाषिक है, मतलब अलग अलग भाषा के लोग पढ़ रहे हैं, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, कोई मराठी, कोई उर्दू, ये अलग अलग लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं। इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसे टीचर को क्या करना चाहिए कि इसे एक बाधा नहीं समझनी चाहिए, इसे समझना क्या है, संसाधन, ये सोर्स समझना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या कर सकती है कि प्रत्येक बच्चे को एक ही तरीके से सिखाए, यानी कि सिर्फ हिंदी से ही सब बच्चों को सिखाए या फिर सिर्फ इंग्लिश से सिखाए, सिर्फ मराठी से, तो गलत हो जाएगा। ऐसा करेगी तो बाकी बच्चे बेचारे कैसे सीख पाएंगे ना, तो गलत है। दूसरा क्या है कि बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सके कि भाषा से क्या सकते परिचित हो सके। तो थोड़ा सही लग रहा है, अगला भी देख लेते हैं। कह रहा है कि शिक्षक विभिन्न भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर सके। नहीं, ऐसा चाहकर भी टीचर नहीं कर सकती। मान लीजिए अगर टीचर को इंग्लिश बोलनी आती है और उसके स्टूडेंट हिंदी, मराठी, पंजाबी सभी बोलते हैं, तो एक टीचर कैसे सारी लैंग्वेज सीख पाएगी? थोड़ी थोड़ी सीख ले फिर भी वो निपुणता कभी हासिल नहीं कर पाएगी। अगर वो हिंदी बोलेगी तो वो इंग्लिश में निपुण नहीं होगी, निपुण होगी अगर इंग्लिश में तो मराठी में नहीं हो पाएगी, संस्कृत में होगी तो पंजाबी में नहीं हो पाएगी। मतलब सारी लैंग्वेज में वो निपुण नहीं हो सकती चाह कर भी, क्योंकि वो भी तो एक ह्यूमन होती है ना। चौथा कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। हर एक बच्चा क्या कर महसूस कर सके, सुरक्षित और स्वीकृत। तो सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा कि जो प्रत्येक बच्चा यानी हर एक बच्चा है जिसकी अलग अलग लैंग्वेज है वो क्या कर सके कि सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। उसे ऐसा ना लगे कि वो अलग थलग है, मतलब उसे ना लगे कि मैं अगर पंजाबी बोलता हूँ या हिंदी या इंग्लिश, अंग्रेजी, मतलब अलग अलग लैंग्वेज मराठी वगैरह बोलता हूँ तो मैं यहाँ इन लोगों से कैसा हूँ, अलग हूँ, मतलब डिफरेंट। उसे ऐसा नहीं फील होना चाहिए। ठीक है, उसे एक साथ फील होना चाहिए कि मैं भी इन लोगों के जैसा ही हूँ और सुरक्षित महसूस होना चाहिए। तो अलग थलग उसे ना फील कराना चाहिए। तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं। मतलब भारतीय कक्षा में क्या होता है कि सब बच्चे होते हैं अलग अलग लैंग्वेज वाले, वो एक साथ पढ़ने के लिए जाते हैं। उन्हें कैसे सोर्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, एक संसाधन के रूप में। ठीक है, जिससे प्रत्येक बच्चा कैसा महसूस कर सके, सुरक्षित और स्वीकृत।
अगला क्वेश्चन क्या है कि गहन पठन रणनीति डेस पर बल देती है। ऑप्शन ए है कि आनंद के लिए पाठ्य वस्तु पढ़ना। ऑप्शन बी है विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। ऑप्शन सी है संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना और ऑप्शन डी है दूसरों के लिए पढ़ना। हो जाएगा ऑप्शन बी विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। गहन गहन पठन रणनीति में गहन पढ़ना, गहन से मतलब होता है कि बारीकी, गहन से पढ़ना मतलब विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। हम कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी के लिए अगर उसे पढ़ रहे हैं तो वही वाला कहलाता है गहन पठन रणनीति। ठीक है, आनंद के लिए पढ़े या फिर संपूर्ण समझ के लिए पढ़े वो अलग बात हो जाती है, लेकिन गहन पठन रणनीति विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ने पर बल देती है, इसलिए अन्य विकल्प वो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। उदीयमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है क्योंकि डेस और यह है कि महत्वपूर्ण संकेत को उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। ऑप्शन ए है कि उन्हें अपनी लिखावट को सुधारने में मदद करता है, यानी कि जो उद्यमीन पाठक है उसके लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन क्यों है, इसलिए है कि वो क्यों सिर्फ संकेत को उपलब्ध करा रहा है कि कहानी में हो क्या रहा है, कैसे क्या हो रहा है, या फिर इसलिए कि वो उसके लिखावट को सुधारने में मदद कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि इसलिए बनाता है क्योंकि वो उसे आत्मविश्वासी और अच्छा लेखक मतलब बढ़िया लेखक बनाता है। और तीसरा चौथा कह रहा है कि ये उन्हें श्रव्य शिक्षार्थी बनाता है, इससे वो सुनने में अच्छी क्षमता पाते हैं। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि ये महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। ठीक है, उद्यमन पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण संकेत को उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि उद्यमी पाठक के लिए चित्र पठन क्या होता है, एक मूल्यवान संसाधन होता है क्योंकि इससे महत्वपूर्ण संकेत हमें उपलब्ध होते हैं कि कहानी में क्या हो रहा है। चित्र पठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी सीटेट में हिंदी की पेडागोजी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको देख लेना कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी अनुच्छेद लेखन में डेस शामिल है। ऑप्शन ए है सुपाठ्य एवं अच्छी लिखावट। ऑप्शन बी है विषय वस्तु में कठिन शब्द। ऑप्शन सी है विचार प्रस्तुति और सुसंगता और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए अलंकारिक भाषा। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विचार प्रस्तुति और सुसंगता एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में शामिल है। ठीक है, विचार प्रस्तुति और सुसंगता हमारी व्याख्या भी कह रहे हैं एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में प्रभाव विचारों को प्रस्तुति को सुसंगता को शामिल किया जाता है, जबकि अन्य विकल्प जो होते हैं वो प्रभावी अनुच्छेद के लिए प्रयोग नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं, ये कहलाता है। ऑप्शन ए है स्ववर्तनी लेखन। ऑप्शन बी है समसामयिक लेखन। ऑप्शन सी है आड़ी तिरछी रेखाएं। ऑप्शन डी है जिंग जैंग लेखन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आड़ी तिरछी रेखाएं। एक छोटा बच्चा होता है वो किसी भी सतह पर पेंसिल या फिर मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करता है और ये आड़ी तिरछी रेखाएं कहलाता है। हमारा एक व्याख्या कह रही है कि छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं। छोटे बच्चों का ये क्रियाकलाप आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना कहलाता है। क्या कहलाता है? आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समग्र भाषा से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि शब्दों को अक्षरों में तोड़ना और अक्षरों का संयोजन। ऑप्शन बी है अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना। ऑप्शन सी है शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़े के रूप में समझना और ऑप्शन डी है ध्वनि विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना। ये समग्र भाषा से तात्पर्य है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि समग्र भाषा से तात्पर्य होता है कि जो शब्द होते हैं उनको भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना, जबकि अन्य विकल्प संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा की शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है, वह डेस का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए है व्याकरण अनुवाद पद्धति। ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष पद्धति। ऑप्शन सी है संरचना उपागम और ऑप्शन डी है संप्रेषण परक उपागम। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
ए व्याकरण अनुवाद पद्धति। ठीक है, एक शिक्षिका है वो लक्ष्य भाषा के शिक्षण के लिए बच्चों की जो मातृभाषा यानी मदर लैंग्वेज है उसका प्रयोग कर रही है, उसको अन्वेषण का माध्यम बनाती है। तो वो किसका प्रयोग कर रही है? वो व्याकरण अनुवाद पद्धति का प्रयोग कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनना दूसरे व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को देश और अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। ऑप्शन ए है याद रखने और समझने, ऑप्शन बी है समझने और विश्लेषण करने, ऑप्शन सी है परखने और विश्लेषण करने, ऑप्शन डी है परखने और संश्लेषित करने। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, समझने और विश्लेषण करने। सुनना और दूसरे व्यक्ति की जो मौखिक भाषा होती है और गैर शाब्दिक संदेश होते हैं उसको समझने और विश्लेषण करने एवं अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की क्या है? एबिलिटी यानी कि योग्यता है। हमारी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यात करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए है देखभाल करने वाले का बाग, ऑप्शन बी है बाल निर्देशित बाग, ऑप्शन सी है शिशु निर्देशित बाग, ऑप्शन डी है शुरुआती चरण में माँ और बच्चे का संप्रेषण। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, देखभाल करने वाले का बाग। भाषा सीखने में भाषाई निवेश जो होता है उसको व्याख्यात करने में देखभाल करने वाले का बाग, देखभाल करने वाले का बाग शब्दावली जो है वो सर्वाधिक क्या है? उपयोगी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जहां भाषा का बहुत कम या कोई भी खुलासा नहीं है, उसकी भाषा विकास सीमित है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन का समर्थन करता है? ऑप्शन ए है वाक्य संरचना की समस्या, ऑप्शन बी है भाषा के अर्थ की समस्या, ऑप्शन सी है विकास की संवेदनशील अवधि, ऑप्शन डी है सहज प्रज्ञावाद। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, विकास की संवेदनशील अवधि। एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जहां भाषा का बहुत कम या फिर कोई भी खुलासा नहीं होता है, तो उसका विकास कैसा होता है? सीमित। और ये विकास की संवेदनशील अवधि होती है उसका समर्थन कर रहा है। हम क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल है? ऑप्शन ए है संबंध बनाना, ऑप्शन बी है अनुमान लगाना, ऑप्शन सी है लिपिबद्ध करना, ऑप्शन डी है अवबोधन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन लिपिबद्ध करना। ये पठन का उपकौशल नहीं है बल्कि संबंध बनाना, अनुमान लगाना और अवबोधन ये पठन के उपकौशल हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका इस बात में विश्वास करती है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य दिए जाने चाहिए क्योंकि ये भाषा अर्जन को सुगम यानी आसान बनाती है। शिक्षक का ये विश्वास देश से संबंधित है। ऑप्शन ए है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी है स्किनर का व्यवहारवाद का सिद्धांत, ऑप्शन डी है स्टीफन क्रैशन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, स्टीफन क्रैशन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। एक जो शिक्षिका है वो इस बात में विश्वास करती है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक बोधगम्य दिए जाने चाहिए क्योंकि ये भाषा अर्जन को सुगम यानी आसान बनाती है। शिक्षक का विश्वास स्टीफन क्रैशन सा भाषा अर्जन के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण है? यानी इसमें से वो कौन सा उदाहरण है जो निर्माणवादी कक्षा कक्ष का है? ऑप्शन ए है कि बच्चे समूह में परस्पर मतलब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है। मतलब जब बच्चे आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है, तो वो निर्माणवादी कक्षा है कि नहीं है? ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चे बोर्ड पर लिखे उत्तरों को सुंदर लिखावट में लिख रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। मतलब हमने कुछ बोर्ड में लिख दिया है और उसको आपको अपनी नोटबुक में उतारना है, वो भी सुंदर लिखावट में, तो ये क्या निर्माणवादी कक्षा कक्ष हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे क्या निर्माण हो रहा है? कुछ भी नहीं। अगला कह रहा है कि शिक्षार्थी शिक्षक की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, यानी कि जो टीचर जो कुछ भी बोल रहा है और वो बच्चा है बड़े ध्यान से सुन रहा है और कोई किस तरह की बातें नहीं कर रहा, तो वो निर्माणवादी हो जाएंगे। ऐसा तो भी नहीं होगा, ये भी गलत है। और अगला कह रहा है कि शिक्षार्थियों को अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ऐसे टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाए वो बहुत ही ज़्यादा जो अनुभवी हो, तो इससे निर्माणवादी कक्षा बनेगी, इससे भी नहीं बनेगी। तो हमसे पूछ रहा है कि निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण क्या है, तो सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा कि बच्चे जब आपस में थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन
एक दूसरे डिस्कशन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे क्या मतलब करना चाहिए, और थोड़ा सा शोरगुल हो रहा हो तो वही निर्माणवादी कक्षा कक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का विकार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है कि ऑप्शन ए है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। ऑप्शन बी है भाषा और संस्कृति अलग और स्वतंत्र है। ऑप्शन सी है हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं भाषा उसका निर्धारण करती है। ऑप्शन डी है कि विचारों को आकार देने में भाषा की कोई भूमिका नहीं है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। ठीक है, भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है। हमारी इस व्याख्या कह रही है कि भाषा का विचार सापेक्ष रूप से विचार से समर्थित है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। सो डी स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।